नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंधु आज 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल हेलोस विक्रम पर। आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य जुड़ने वाले हैं, जो हमारे आज के इस एपिसोड के गेस्ट भी हैं, जिनका नाम है श्री कपिल बजाज जी, जो एक जाने-माने जर्नलिस्ट भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्री कपिल बजाज जी पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ और बिजनेस टुडे और इसी तरह के और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जर्नलिज्म के साथ जुड़े 10 सालों का अपना एक्सपीरियंस आज हमारे साथ साझा करने वाले हैं। इसके साथ साथ वो एक रिसर्चर भी रह चुके हैं और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में होने वाली किसी भी तरह की जो विसंगतियां थी, उसको पब्लिक डोमेन में लाने वाले वो पहले भारतीय हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वह आरटीआई पे भी बहुत काम कर चुके हैं। तो चलिए आज उनको आपके समक्ष लेके आते हैं। तो श्री कपिल बजाज जी आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहे हैं। थोड़ा सा विलंब आएगा, तो आशा करता हूं कि आप साथ देंगे। धन्यवाद। कपिल जी नमस्कार। जी नमस्कार। कपिल जी आपका मेरे चैनल हेलोस विक्रम पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कपिल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज दर्शकों को मैंने स्पेशल आपको लाने का उद्देश्य बता दिया है कि हम आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बात करने जा रहे हैं। जी। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में आपसे कोई बेहतर पर्सनैलिटी हो सकती है, जो हमारे दर्शकों को बहुत ही अध्ययन करी हुई और बहुत ही सटीक जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। तो आपसे हमारी ये आज पूरी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सवाल करें और आपको उससे भी ज़्यादा आपको सुने, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हिंदुस्तान ने आपको पूरी तरह से सुना नहीं है और आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जो हमारे दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए। तो जी। मेरा ये मानना है कि आज आप इस प्लेटफ़ॉर्म का पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे और ना केवल हमारी जानकारी बढ़ाएँगे, बल्कि हमारे को आने वाले जो खतरा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में, उससे अवगत भी कराएँगे। जी। तो आपके ओपनिंग कमेंट्स प्लीज़। जी तो बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। तो ये अभी जो स्थिति भारत में बनी हुई है, अ, उसमें हमें नज़र आता है कि भारत में मीडिया हो, गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी सब कोई भी आपको ऐसा कोई एंटिटी नज़र नहीं आती पूरे समाज में जो जनता को बेसिकली बता रहे ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और ये एजेंडा क्या है। और एक समझ लीजिए एक धुंध की चादर जैसे एक बिछा दी गई है लोगों की आंखों के आगे। और हर किस्म का जो इस समय आपको मीडिया में कुछ भी मिले, हर किस्म की जो न्यूज़ है, कमेंट्री है, सब बेसिकली उसको उस एजेंडा को छुपाने का काम कर रही है। तो अब इलेक्शन चल रहे हैं इस समय 5 स्टेट्स में, तो जो भी शोर-शराबा हो रहा है और जो भी शोर-शराबा आपको सुनाई दे रहा है इन इलेक्शंस का, वो सब जो हमारी पुरानी जो एक घटिया पार्टी पॉलिटिक्स है उसका है। और जो असली इश्यूज़ हैं इस समय, जो भारत में लोगों के संवैधानिक अधिकार खत्म किए गए पिछले 22 महीने में, लोगों के आज सिचुएशन ये है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप एक वैक्सीनेशन का अपना एक सर्टिफिकेट नहीं दिखाते। बच्चे जो हैं स्कूलों में बच्चों के साथ ज़बरदस्ती चल रही है। 15 साल से 18 साल तक के बच्चे, आप सोचिए कितनी कम उम्र में उनको धमकाया जा रहा है स्कूलों में कि आप
कि हम एजुकेशन बंद कर देंगे, आपको स्कूलों में नहीं आने देंगे, आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे अगर आप ये दिखाते नहीं अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और आप टीके नहीं लगवाते। तो इतना एक भयंकर और भयानक एक सिनारियो बना हुआ है, और इसमें डिस्कशन आपको कुछ नहीं मिलती, ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में, चैनल्स में। केवल वही नैरेटिव आपको सुनने को मिल रहा है जो सरकार आपको सुनाना चाहती है, और ये 22 महीने से चल रहा है। तो आज भी आपको जो सरकारी प्रोपेगेंडा का आप लेवल देखिए, कि आप किसी को फोन भी आज करते हैं तो आपको वो कॉलर ट्यून सुननी पड़ेगी वही कोरोना की। तो ये मुसलसल, यानी कॉन्स्टेंटली ये प्रोपेगेंडा हम सुन रहे हैं पिछले 22 महीने से। तो जिसमें आपका प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपका मीडिया पूरा इन्वॉल्व है जो अपने आप में एक कॉर्पोरेट सेक्टर का ही ब्रांच है, और सरकारी पूरा प्रोपेगेंडा वही काम कर रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में, जबकि लोगों के राइट्स ही खत्म किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ कोई डिस्कशन ही नहीं हो रही है। और चुनावों में आप देखिए, अभी 5 स्टेट्स में चुनाव का चल रहा है इस समय, जो इलेक्शन ईयरिंग चल रही है, जहां वोटिंग होनी है, शायद मेरे ख्याल से मार्च में होनी है। यूपी जो भारत की सबसे बड़ी आबादी की स्टेट है, वहां पे किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं है। मैं तो खुद इस समय यूपी में ही रह रहा हूँ, तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं, कोई इलेक्शन इशू नहीं। तो अब आप सोचिए कि जो आपकी पूरी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है वो कितना बड़ा मजाक बन चुकी है बहुत पहले, और आपकी डेमोक्रेसी जो है वो खत्म। आज मुझे शाम तक ये एहसास भी नहीं था कि आज 26 जनवरी है। तो शाम को जब मैं मार्केट में गया, तो सब्जी वाले से जब मैं सब्जी ले रहा था, तो जो मैंने रेट पूछा किसी सब्जी का, तो उसने बोला कि थोड़ी महंगी थी, तो उसने बोला कि आज 26 जनवरी है इसलिए सब्जी आई नहीं। तो मुझे तब एहसास हुआ कि आज 26 जनवरी है। तो 26 जनवरी जब हमारा देश का ये एक तरह से फॉर्मल एक कॉन्स्टिट्यूशन बन हुई, ये पूरी जो हमारी रिपब्लिक ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। और आज सिचुएशन क्या है कि 26 जनवरी अगर आएगी भी तो आपको एहसास भी नहीं हो रहा कि आज का दिन 26 जनवरी का दिन है। और अभी एक कल ही एक ये भास्करन रामन जी हैं, एक आईआईटी के में एक रिसर्च स्कॉलर हैं, जिनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। तो उन्होंने कल ही देख रहा था, कल वो कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि इस बार जो 26 जनवरी का जो फंक्शन होगा दिल्ली में, उसमें केवल उन लोगों को, जो राजपथ पे होता है, जो मेन फंक्शन होता है, जिसमें ये परेड्स होती हैं और झांकियां होती हैं और ये सब, तो उसमें केवल उन लोगों को अलाउ किया जाएगा जिनके पास डबल डोज का सर्टिफिकेट है, और बाकी लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने ये बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके ये कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, यानी रिपब्लिक डे मना रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सबका जो संवैधानिक अधिकार है, कि जब हम, हमारा अपना ये संविधान है जो हमने पास किया भारत के लोगों ने, जो उसका प्रियम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल से। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को, जिन्होंने बिग फार्मा, ये जो एक क्रिमिनल माफिया है, उनके ये इंजेक्शन लगाए हैं, उनको हम अलाउ करेंगे, उनको सिटीजन मानेंगे, और उनको अलाउ करेंगे कि वो रिपब्लिक डे फंक्शन में शामिल हो सकते हैं, और बाकी लोगों को हम नहीं मानेंगे। तो यानी एक तरह से आप ये कह रहे हो कि जो बिग फार्मा की इंजेक्शन नहीं लगा रहा उनको हम नागरिक ही नहीं मान रहे, और उनको हम एंटर ही नहीं होने देंगे इस फंक्शन के अंदर जो रिपब्लिक डे को हम सेलिब्रेट करने के लिए मना रहे हैं। तो उन्होंने ये पॉइंट रखा कि लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स खत्म करके इन 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 वैक्सीन सर्टिफिकेट्स के जरिए आप कौन सा रिपब्लिक डे मना रहे हैं, ये कौन सी रिपब्लिक है और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कितनी अच्छी बात है ये जो उन्होंने रखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये सिचुएशन आज बनी हुई है कि आपको ये एहसास भी नहीं है कि आपका ये रिपब्लिक नाम की कोई चीज बची है। तो ये मेरे अभी मैं ओपनिंग है, और बाकी अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं उनके जवाब दूंगा। कपिल जी, एक अभी गए दिनों में हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सुप्रीम कोर्ट से आई थी
जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कैसे आप देखते हैं कि वैक्सीन जो है उसका उसके बारे में सरकार ने एफ़िडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। जिसको लेके हमारे जो बहुत सारे साथी हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि अब तो जो अखबारों में गैर संवैधानिक चीज़ें हुई या सरकारों ने, चाहे हम गहलोत साहब की बात करें, चाहे हम अनिल विज की बात करें हरियाणा से, तो कहीं से भी अगर हम देखें जो ज़बरदस्ती टीकाकरण किया जा रहा था, क्या उस पे अब विराम लगता दिख रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट की ये सीधा-सीधा जो टिप्पणी आई है सेंट्रल गवर्नमेंट के एफिडेविट पे? जी, तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लाया गया किसी एनजीओ की तरफ से, जो रिप्रेजेंट वेरा कर रही थी वे कुछ विकलांग लोगों को वेलनेस और उनके हाँ, अधिकारों को रिप्रेजेंट करती है, हुँ, एक एनजीओ। और उनकी पिटिशन पे एक सुनवाई हो रही थी जिसपे 13 जनवरी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री से एक एक ऑफिशियल हैं ब्यूरोक्रेट जिन्होंने एक एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया, और जिसमें उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीन्स को मैंडेटरी नहीं किया है और ना ही वैक्सीन सर्टिफिकेट को मैंडेटरी किया है, और इसके लिए कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की हैं जिसमें वैक्सीन को या वैक्सीन सर्टिफिकेट को कंपलसरी किया गया हो। ये उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा। तो ये बात तो हमें पहले ही पता है, क्योंकि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कई बार पहले आरटीआई फाइल की गई और उनसे पूछा गया कि ये जो पूरे भारत में जो आतंक फैला रखा है आपने जनवरी 2021 से, जब ये स्टार्ट हुए इंजेक्शन लगाने और लोगों को ज़बरदस्ती की जा रही है, इसको कंपलसरी किया जा रहा है, तो ये क्या आपकी मतलब आपका ये आदेश है इसको कंपलसरी करने का? तो उसका जवाब में आया कि नहीं, हमारा तो ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो ये पहले भी झूठ बोला जा रहे थे, क्योंकि जो आरटीआई रिस्पॉन्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, वो बिल्कुल उलट है जो एक्चुअल में ऑन द ग्राउंड हो रहा है। तो ऑन द ग्राउंड तो हम देख रहे हैं कि जनवरी 2021 से ही ज़बरदस्ती की जा रही है, शुरू से ही। जनवरी से ही खबरें आनी स्टार्ट हो गई थी। जनवरी में आपको याद होगा, जनवरी 2021 में इन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाना स्टार्ट किया, जिसमें डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, नर्सेज आ जाती हैं, पूरे पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह आ जाते हैं, और सरकारी अस्पतालों के या गैर सरकारी अस्पतालों के, प्लस सफाई कर्मचारी भी आ जाते हैं इसमें, जिनको हम भारत में फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ भी कहते हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी हो गए बेचारे, जिनको आंगनवाड़ी के वर्कर्स भी आ जाते हैं, आशा वर्कर होती हैं जो ग्रास रूट्स हेल्थ वर्कर्स होती हैं, उनको आशा कहते हैं, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, वो भी आ जाती हैं। तो इन सबको शुरू से ही धमकियां दी गई, और कि आपकी नौकरी चली जाएगी अगर आप ये टीके नहीं लगाओगे। और तो ये ज़बरदस्ती का काम जनवरी 2021 से ही चल रहा है, और शुरू में भी जो खबरें आई थी जनवरी 2021 में, वो उन लोग जिनकी डेथ्स हुई ये टीके लगवाने के बाद, वो जनरली इसी तरह के लोग थे जो सफाई कर्मचारी हैं और इस तरह के। तो ये ज़बरदस्ती तब से जारी है। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो हेल्थ सेक्टर में नहीं भी काम करते, सबको फिर ज़बरदस्ती हुई। फिर जो इलेक्शंस हुए भारत में जनवरी 2021 से, जो भी इलेक्शंस हुए हैं यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट्स के हों या लोकल गवर्नमेंट्स के हों, पंचायत के या म्यूनिसिपैलिटीज़ के, उनमें जब इलेक्शन ड्यूटी लगती है, जो इलेक्शन ड्यूटी लगाने वालों को लगाई गई। और एक खबर भी बहुत बड़ी आई थी यूपी के, जब ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस थे, उसमें टीचरों की जो ड्यूटी लगाई गई, उन टीचरों में सुना था कोई 700 के करीब लोग मरे थे, जिनको ये इंजेक्शन लगाए गए थे। तो अच्छा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये ज़बरदस्ती हुई, और जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगाई गई उनको कंपल्सरीली ये टीके लगाए गए सभी जगह पे, और स्टेट्स में भी, केवल यूपी में नहीं। तो उसके बाद स्थिति ये है कि अब दिल्ली गवर्नमेंट का आप देख लीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मेरे ख्याल से अक्टूबर से ही ये कंपल्सरी किया हुआ है कि उनको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे, तभी वो एंटर कर सकते हैं। तो ये पूरे इंडिया में ज़बरदस्ती हो रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मेन इसको पूरा लीड कर रही है, इस पूरे ज़बरदस्ती के टीकाकरण कार्यक्रम को। और मैं ये बता चुका हूँ कई बार कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने तथाकथित दूसरी लहर के दौरान, यानी समझो अप्रैल के महीने में ही,
इन्होंने एक बहुत बड़ा आपराधिक कांड किया जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने जम्मू में इन्होंने, जो कि केंद्र शासित है अभी जम्मू और कश्मीर, वहां की कथुआ डिस्ट्रिक्ट में पुलिस की मदद ली गई। उसमें एक खबर छपी थी फ्री प्रेस जर्नल में जिसमें पूरा उसकी रूपरेखा थी कि ये प्लानिंग कैसे की गई। पुलिस की मदद ली गई, पुलिस की गाड़ियां इस्तेमाल की गई, और जो जम्मू में ये विलेज डिफेंस कमेटी होती है उनके भी कुछ सदस्यों की मदद लेके लोगों को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाए गए, लोगों के घरों में घुस के, उनके खेतों में घुस के उनको इंजेक्शन लगाए गए। और इसके कुछ वीडियोस भी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, आज भी मिल जाएंगे, जो कि आए। और ये काम कब हुआ, इतनी जब ये वैक्सीनेशन की अर्ली स्टेजेस थी, यानी अप्रैल 2021 में। और ये किसने किया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि जो जम्मू है वो आपका अभी केंद्र शासित है, पूरा प्रदेश जम्मू और कश्मीर। तो ये एक आपराधिक काम चल रहा है, लोगों के साथ जबरदस्ती करने का, उनको धमकी देने का, उनसे ये कहने का कि आपकी नौकरी चली जाएगी। रूरल एरियाज में जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहां शुरू से ही जबरदस्ती चल रही है। वहां पे लोगों से ये कहा जा रहा है कि अ, अगर आप ये टीके नहीं लगाएंगे तो आपका राशन बंद हो जाएगा, आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। जो बिल्कुल गरीब और लाचार लोग हैं, जो बेचारे जो डिपेंडेंट हैं, जिनको ये सरकारी दुकानों से पीडीएस में राशन की जरूरत पड़ती है, उन लोगों के साथ ये इतना बड़ा आपराधिक कांड हो रहा है कि उनको जबरदस्ती ये टीके लगाए जा रहे हैं। और इससे ये साबित होता है कि इस देश में ये एक बहुत बड़ी क्लास वॉर भी है, जो हमारे देश में हम देख रहे हैं कि गरीबों के कोई राइट्स नहीं बचे, खासकर। हालांकि राइट्स तो सभी के खत्म किए जा रहे हैं, जितने नागरिक हों, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, कोई भी हो। लेकिन ये ग्रामीण इलाकों के में गरीबों के साथ ये जबरदस्ती हो रही है, और इसकी कोई एविडेंस की कमी नहीं है। आपको बहुत एविडेंस मिलेंगे, सोशल लेकिन मीडिया जो पे कपिल बहुत जी सारे वीडियो कपिल सर्कुलेट हो जी रहे हैं जिनमें किया जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एफिडेविट है ये एक झूठा एफिडेविट मैं इसको कहूंगा, तो क्योंकि हम्म, जो ग्राउंड पे सिचुएशन है उसके बिल्कुल उलट ये बात कर रहे हैं। इसलिए जो लोग इससे खुश हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये कोई जीत है, हम्म, ये, हम्म, मैं उसको एक जीत नहीं मानता। कोई सफलता नहीं हम्म, है, कोई जीत नहीं है, ये सिर्फ हम्म, झूठ है और हम्म। एक पैंतरा है। और इसमें किसी तरह का कोई टर्न अराउंड हमें नहीं नजर आता, कि कपिल जी गवर्नमेंट का मुझे जो रवैया है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हम्म, मेरी आपसे जब लास्ट टाइम बात हुई तो आपने मोर्टिलिटी को लेके एक आंकड़ा प्रस्तुत करा था, जो जी 2020 और 21 के सेशन को हम पकड़े और 2021 और 22 के सेशन को अगर हम लें, तो आप इसमें जो मोर्टिलिटी है उसको कैसे देखते हैं और उसका क्या संदर्भ आप टीकाकरण से जोड़ के देखते हैं? भारत में चूंकि एक फर्जी, मैं इसको कहूंगा, कहा जा रहा है एक फर्जी, एक महामारी का ढोंग चल रहा है पिछले 22 महीने से, मार्च 2020 से लेकर अब जनवरी 2022 तक। तो एक डिस्कशन जो होनी चाहिए पब्लिक डोमेन में, वो होनी चाहिए मोर्टेलिटी के बारे में, कि आखिर मार्च 2020 से लेकर अभी तक कितने लोग मरे। क्योंकि अगर वाकई कोई महामारी नाम की चीज है तो इसका मतलब बहुत एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी होनी चाहिए। जो सामान्य तौर पे भारत में जितने लोगों की डेथ्स होती है उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए, यानी 2020 में भी और 2021 में भी। लेकिन आप देख रहे हैं कि मोर्टेलिटी पे कोई डिस्कशन नहीं हो रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी मिस्टीरियस सी बात है, एक रहस्यमय, कि क्यों लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई डिस्कशन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है, और जो हमारी रेजिस्टेंस कम्युनिटी है, जो इस पूरे एजेंडा को समझती है और सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उनके बीच में भी कोई डिस्कशन नहीं है। जो पब्लिक हेल्थ से जुड़े लोग हैं तथाकथित, हालांकि पब्लिक हेल्थ तो अब पूरी हाईजैक हो चुकी, तो उसमें भी कोई लोग इस बात को डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, 2021 में तो जनगणना भी होती है, जो हमारी डिकैडल सेंसस होता है, जो एक पूरी 10 साल में एक बार होता है। तो 2011 में हुआ था और अब वो भी नहीं हुआ, तो सेंसस भी नहीं हुआ। ये भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है कि ऐसी कौन सी क्या हो गया कि सेंसस ही नहीं हुआ। तो अब आप देखिए कि 2020 में क्या मोर्टेलिटी में कुछ फर्क आया होगा, तो मेरा अपना ख्याल है कि कुछ नहीं आया होगा। लेकिन 2020 की मोर्टेलिटी में क्या कुछ एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी हुई, क्या ज्यादा लोग मरे जितने सामान्य रूप से मरते हैं उससे ज्यादा? तो मुझे नहीं लगता।
क्योंकि 2020 में तो हमने देखा कि एक फर्जी बीमारी का ढोंग स्टार्ट हुआ और उसमें प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए शुरू से ही, मार्च 2020 से ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट लगा दी गई। एपिडेमिक एक्ट तो अंग्रेजों के टाइम की है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बनी थी ये कानून, ये लगाया गया। और ये इमरजेंसी लगाने के बाद डॉक्टर्स को ये फरमान दिए गए मेडिकल काउंसिल की तरफ से कि अब आप कोई भी आपके पास मरीज आए उनकी जिनके ऐसे लक्षण हो जो तथाकथित इस बीमारी के हैं, जैसे लक्षण बताए गए हैं, तो आपको ऊपर से जो प्रोटोकॉल आया उसके हिसाब से आपको इलाज करना है, उसी हिसाब से आपको डायग्नोसिस करना है, उसी हिसाब से आपको तथाकथित इलाज करना है। तो लोगों जो डॉक्टर्स हैं उनकी फ्रीडम उनसे छीन ली गई और उनको ऊपर से फरमान दिए गए और उनसे कहा गया कि अगर आप ये इस पे फरमान पे नहीं चलेंगे तो फिर आपके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो ये काम हुआ मार्च 2020 में। तो आप और मेरा अपना अंदाजा है कि चूंकि 2020 में ये इंजेक्शन लगने स्टार्ट नहीं हुए थे तो इसमें मोर्टेलिटी में कोई फर्क नहीं आया होगा। और जो मौतें इकट्ठी की गई, जो एट्रीब्यूट की गई इस बीमारी को, वो दरअसल आपकी सब सामान्य मौतें थी जिनमें जो प्रोटोकॉल के जरिए रीनेम की गई। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है किसी भी वजह से, उसको हार्ट अटैक हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसका एक्सीडेंट भी हुआ है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव आता है उस फर्जी टेस्ट में तो उसको दिखाया जा रहा है कि वो और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, तो उस मौत को आप काउंट कर रहे हैं एक बीमारी उस वाली इस सरकारी बीमारी से हुई मौत में। तो इस तरीके से ये डेथ का डेटा इकट्ठा किया गया और उनको नया नाम दिया गया और ये सब कुछ प्रोटोकॉल के जरिए हो रहा था क्योंकि डॉक्टरों से ही आपने वो फ्रीडम छीन ली। जितने भारत के डॉक्टर हैं लाइसेंस जो 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 प्रैक्टिस करते हैं, जिनके पास लाइसेंस है मेडिकल प्रैक्टिस का, उन सबको ये फरमान आया था मेडिकल काउंसिल से कि आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना है। और उसमें एक बयान है एक डॉक्टर का जिन्होंने कहा कि 99.9% डॉक्टर जो भारत के थे उन्होंने फरमान को मानने का फैसला किया। तो सभी ने कंप्लाई करने का फैसला किया, मतलब जितने डॉक्टर भारत में हैं। तो यही काम आपके डॉक्टरों ने किया, अस्पतालों में हुआ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सरकारी बीमारी का लेबल लगाया गया डेथ्स पे और इस तरीके से वो इकट्ठी की गई। और 2020 में मुझे लगता है कोई सुना है कोई 1 लाख के करीब इन्होंने इकट्ठा किया। तो 1 लाख या उससे थोड़ा ज्यादा जो मोर्टेलिटी है वो कुछ भी नहीं है और ये सारा रीनेम किया गया। मतलब जो डेथ की कितनी भी कोई भी वजह हो उसको ये कहा गया कि ये इस बीमारी से हुई है और उसको एक रीलेबलिंग हुई। अच्छा, 2021 में इन्होंने, और मोर्टेलिटी के बारे में एक बात बता दूं कि जो डेटा मैंने देखा है और जो मैंने अपने आर्टिकल्स में भी यूज किया है वो है कि भारत में कोई 26,670 डेथ्स होती हैं डेली बेसिस पे और महीने की 30 दिन की बनेगी 8 लाख के करीब। तो 30 दिन आप 26,670 को आप 30 से मल्टीप्लाई करो तो ये कोई 8 लाख 30 दिन की बनेगी यानी महीने की। और इसको अगर आप 8 लाख को 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो 96 लाख हो जाएगी यानी 1 करोड़ के करीब। तो ये सामान्य मोर्टेलिटी है भारत में। भारत जिसकी आबादी कोई 135 करोड़ कम से कम है, तो सामान्य मोर्टेलिटी हमारी बनती है कोई 96 लाख की पूरे साल की, मतलब 1 करोड़ के करीब करीब। सही कह तो रहे हो आप, अगर आप 96 2018-19 के आंकड़े देख रहे हो तो वैसे ही निकलेंगे, 2020 का भी वही निकलेगा। तो 2020 का मुझे पूरा यकीन है, हालांकि मैंने अभी तो कोई ऑफिशियल फिगर नहीं देखी और बड़ी अजीब बात है कि कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो 2020 का मुझे लगता है वही निकलने वाला है क्योंकि 2020 में जो ये रीलेबलिंग का काम हुआ कोविड प्रोटोकॉल के जरिए। अच्छा, 2021 में जनवरी में इंजेक्शन लगने स्टार्ट हुए। अब 2021 की मोर्टेलिटी की है, ये दिलचस्प बात है। तो 2021 जब स्टार्ट हुआ तो तब मेरे जैसे जो लोग थे उन्हें लगा कि ये वैसे ही चलेगा जैसे 2020 में चल रहा था। लेकिन अब चूंकि इंजेक्शन लगने स्टार्ट हुए और इंजेक्शन का असर नजर आना पहले दिन से ही स्टार्ट हो गया, जनवरी से ही, जब आपको ये खबरें मिलनी शुरू शुरू हो गई कि लोग इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी डेथ्स हो रही हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि और उसके बाद इस दूसरी लहर को जो स्टेज किया गया, तथाकथित दूसरी लहर को, सरकारी बीमारी की सरकारी दूसरी लहर को, वो भी हुआ आपका मार्च अप्रैल में। तो अब आप देखिए, और उसमें दिखाया गया, आपने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखा रहा था
कि इतने लोग मर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही। खासकर यूपी के आपने देखा होगा, वो दिखा रहे थे सीन्स कि जो गंगा में तैरती हुई लाशें सबको याद है। हाँ, वो गंगा में है और दबा रहे हैं, जो काफी एरियाज हैं, जो ओपन एरियाज ग्राउंड्स के अंदर लाशों को दफन करने का काम चल रहा है, क्योंकि उनको शमशान में जगह नहीं मिल रही, उनके अंतिम संस्कार नहीं हो रहे, वगैरह वगैरह। तो ये चल रहा। तो अब इवन गुजरात से जो खबरें आई, वो भी गुजरात के जो पेपर थे वो रिपोर्ट कर रहे थे बहुत हायर मोर्टेलिटी। ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात की थी, उसमें जो गुजराती न्यूज़पेपर भी ये रिपोर्ट कर रहे थे कि मोर्टेलिटी बढ़ रही है, और उसको सरकारी आंकड़ों में दिखाया नहीं जा रहा। यानी सरकारी आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही वो, कि जो कोविड प्रोटोकॉल में भी अंतिम संस्कार जिनके हो रहे हैं, वो जैसे मान लिया किसी शमशान में 200 लोगों के अंतिम संस्कार हुए, तो सरकारी आंकड़ों में 2-3 ही दिखा रहे हैं, वो कोविड प्रोटोकॉल के जरिए जो हो रहे हैं। यानी ये मोर्टेलिटी, एक हायर मोर्टेलिटी नजर आई गुजरात जैसी जगहों पे भी, और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में एंटर नहीं किए जा रहे थे। और ये भी खबरें आई कि डेथ सर्टिफिकेट भी इशू नहीं किए जा रहे। तो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा था कि जैसे मोर्टेलिटी को छुपाने का काम चल रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वैसे ही था? 2020 में तो इसके उलट हो रहा था। 2020 में तो सरकार बहुत किसी भी मौत को कोरोना मौत दिखाने के लिए तैयार थी। कोई किसी भी वजह से मर रहा था, कोई एक्सीडेंट से भी अगर मर रहा है और उसको अस्पताल में उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो उसकी मौत हो गई, तो उसको भी ब्रांड किया जा रहा है कोरोना मौत। तो सरकार रीब्रांडिंग कर रही थी मौतों की, और मौतों को इकट्ठा करने का काम कर रही थी 2020 में। तो 2021 में ये कैसे हो गया कि सरकार उसको डिसोन कर रही है, और जो सरकारी आंकड़े भी उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, जो मौतें हो रही थी तथाकथित दूसरी लहर के दौरान। अब ये है जो सोचने वाली बात है, ये है जो मिस्टीरियस बात है। तो मेरा ये मानना है कि 2021 में जो मोर्टेलिटी है, उसका एक बहुत बड़ी वजह है इंजेक्शन जो लगाए जा रहे हैं, ये वैक्सीन है, और सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा, जो गलत ट्रीटमेंट लोगों को दिए गए, जो गलत ट्रीटमेंट में बहुत सारी कॉकटेल दी गई दवाइयों की, रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगाए गए, प्लस वेंटिलेटर लगाए गए। वेंटिलेटर पे भी जो लोगों को लगाया गया, अस्पतालों में जो भर्ती हुए, उनमें ज्यादातर लोगों की मौत हुई। तो गलत ट्रीटमेंट, वेंटिलेटर्स वगैरह, मास्क का जैसी चीजें, जिससे ऑक्सीजन की कमी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई शरीर में, और इससे लोग बीमार हुए, ये सब वजह। और हमारा ये भी मानना है कि ये रेडिएशन का जो इस्तेमाल किया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल किया गया, जो रोल आउट हो रही है इस समय, नेक्स्ट जनरेशन 5G का एक रोल आउट चल रहा है इंडिया में, इसका भी इस्तेमाल किया गया। और इसकी खबरें हमें मिली हरियाणा के कुछ गाँव से, जहाँ पे बहुत कुछ गाँव, टिटोली गाँव है एक, रोहतक में ही है शायद, वहां पे मौतें हुई, और उसके वीडियोस भी आए। तो इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये जो वैक्सीन के इंजेक्शंस लगाए गए, इसमें जो मौतें हुई। तो हमें ये लगता है कि सरकार ने छुपाने का काम किया। जो मोर्टेलिटी हो रही थी, जो छुपाई गई, जो रिफ्लेक्ट नहीं हुई सरकारी रिकॉर्ड्स के अंदर, ये छुपाने का काम चलता रहा है पूरे 2021 में, और अभी भी चल रहा है 2022 में भी। और तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2021 में मोर्टेलिटी फिर क्या है? अगर 96 लाख 1 करोड़ हमारी सामान्य होती है, अब इसके फिगर कहाँ है भाई? जो ऑफिशियल डेटा कहाँ है? अगर ये भारत में वाकई महामारी नाम की कुछ चीज चल रही है, तो ऑफिशियल डेटा ये डिस्कस होने चाहिए। ये डिस्कशन ही नहीं हो रही कुछ। भाई 2020 की मोर्टेलिटी क्या है, 2021 की मोर्टेलिटी, ऑफिशियल डेटा क्या है, जो हमारे सरकारी आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, वो कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो अब मैंने ये देखा है, कुछ लोगों ने इस पे थोड़ा बहुत इंक्वायरी की। एक ये अहमदाबाद में राइट टू रिकॉल पार्टी के ये एक राहुल मेहता हैं, इन्होंने कुछ डेटा शायद निकाला है कहीं से, और इन्होंने ये दावा किया है कि 65 लाख की एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी 2021 की है, 65 लाख की। इसका मतलब 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं 2021 में भारत में। तो अगर 65 लाख की मोर्टेलिटी है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हाई मोर्टेलिटी है ये। बहुत ये 96 मतलब 1 करोड़ के करीब अगर सामान्य मोर्टेलिटी के ऊपर ये 65% हो जाती है एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी। तो अगर 65 लाख लोग एक्स्ट्रा लोग मरे हैं, तो इसका मतलब बहुत ही हाई मोर्टेलिटी हुई। और लेकिन
सरकारी आंकड़े को पकड़े तो करीबन 2100 है वो तो, जो टीकाकरण की वजह बताती है सरकार, तो उसमें तो शायद 2100 मामले हैं शायद हाँ हाँ, ऐसे। तो उसकी मैं अभी बात करता हूँ। तो हाँ। अगर ये आंकड़े सही हैं कि हम्म 65 लाख एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी 2021 की है, हम्म तो आप ये हम्म मान के चलिए, मैं ये मानता हूं कम से कम 40 लाख इसके हम्म अंदर जो मौतें हुई हैं ये इन इंजेक्शन की वजह से हुई हैं जो लगाए जा रहे हैं आज पूरे भारत की जनता को। तो हम्म मैं कम से कम 40 लाख मानूंगा, और ये है जिस पे डिस्कशन होनी चाहिए थी। और मैं ये कहता हूं कि जो हमारी रेजिस्टेंस कम्युनिटी है, जो अवेकन लोग हैं, ये उनका फर्ज भी बनता था कि वो हम्म सर्वे कराते। हमारे यहाँ हर स्टेट के अंदर सैंपल सर्वे होने चाहिए, हम्म सैंपल सर्वे हो, और उससे हम्म हमें एक अंदाजा मिलेगा, अनुमान मिलेगा कि हम्म पूरे भारत के अंदर मोर्टेलिटी क्या है और इंजेक्शन हम्म लगाने के बाद। और इसमें मैं एडवर्स रिएक्शन की बात आपसे करूंगा, इंपॉर्टेंट बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि एडवर्स रिएक्शन का क्या मतलब है। रही बात आपने जो कहा, तो ये भारत के अंदर भारत सरकार जिसने ये टीकाकरण लोगों पे थोपा है, उसके पास कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट्स को, एडवर्स इवेंट्स को रिकॉर्ड करने का, और जो मौतें हो रही है उनको रिकॉर्ड करने का। और पूरी तरह से एक फ्रॉड चल रहा है, झूठे डेटा। और अगर आप भारत सरकार का देखें कि जब 100 करोड़ टीके टीके पूरे हो चुके थे, तो अब इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डेटा दिया भारत सरकार ने, वो ये था कि कोई 2100 टोटल एडवर्स इवेंट उन्होंने बताए, जिसमें मौतें भी शामिल हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कितना बड़ा झूठ है। अगर आप केवल रिपोर्टेड डेथ्स को ही देख लो भारत में, यानी जो न्यूज़पेपर्स में जिनकी खबरें छपी हैं, और वो कंपाइल भी कुछ लोग कर रहे हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम एक ट्विटर एक यूजर है जिन्होंने किया है, जनवरी 2021 से ही C400T उनका ट्विटर हैंडल है, और उन्होंने ये काम किया इसको कंपाइल करने का, जो आपके न्यूज़पेपर्स में जो छपी हैं खबरें, प्लस सोशल मीडिया में। कई बार लोगों ने सोशल मीडिया में भी रिपोर्ट किया कि जैसे किसी के घर में कोई डेथ हो गई, तो उसने सोशल मीडिया पे रिपोर्ट कर रहा है कि मेरे मदर की डेथ हो गई, या ब्रदर की डेथ हो गई, या फादर की डेथ हो गई। तो उस सारी जो डेथ की रिपोर्ट्स हैं उसने कंपाइल की हैं, उनके लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। तो ये सब पूरी बहुत ही स्टैंडर्ड और सही तरीके से उसने किया। और वो जो मौतें हैं वो भी कोई 1200 के करीब है। और ये मैं आपको बता दूं, ये 1200 एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पूरी दुनिया के अंदर सब लोग जानते हैं कि 1 से 10% टोटल एडवर्स इवेंट रिपोर्ट होते हैं, और मौतें तो 1% से ज्यादा रिपोर्ट नहीं होती हैं। और इसलिए ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया में अगर सिर्फ रिपोर्टेड मौत से हम ये मौतें देख लें, तो वो भी 1200 के करीब पहुंची है। और एम आजकल ये काम कर रहा है, ये जो एक संगठन बना हुआ है बॉम्बे में का जो संगठन है अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट, वही C400T ने जो काम किया था उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और इनको कंपाइल करने का काम कर रहे हैं। उनका एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसको लोग देख सकते हैं, उस टेलीग्राम चैनल्स पे इन्होंने सारा रिपोर्ट किया है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि केवल रिपोर्टेड मौतें 1200 है, ये सिर्फ रिपोर्टेड है, और अर्बन एरियाज की हैं मेनली। हमारे जो बड़े बड़े रूरल एरिया हैं, गरीब इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहां पे कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, कोई न्यूज़पेपर वाले नहीं जाते। तो हमारे यहाँ मौतें जो हैं वो लाखों नहीं, मेरा ये मानना है कि वो दसियों लाख में पहुंच चुकी हैं, जो इन अच्छा। इंजेक्शनों से हुई हैं। और इसलिए जो सरकार के आंकड़े हैं वो झूठे हैं। और इस बल्कि इस सरकार का कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। आप किसी पढ़े लिखे लोगों से भी अर्बन एरियाज में पूछें, क्या उन्हें पता है कि क्या उन्हें बताया गया कि एडवर्स इवेंट को रिपोर्ट करने का कोई सिस्टम है, जहां पे आपके घर में टीका लगाया किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो उसको रिपोर्ट कर सकता है। तो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता, तो ये ग्रामीण एरिया में क्या पता होगा, जहां पे लोगों को धमकाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आपका राशन पेंशन बंद अगर आप टीके नहीं लगाओगे तो इसलिए ये पूरा जबरदस्ती का काम चल रहा है। इसमें किसी तरह की लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही कि एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग नाम की कोई चीज होती है, और ना ही लोगों को पता है इसके बारे में। तो कोई चलिए सिस्टम नहीं है। कपिल जी, अब एक छोटा सा आपका कहते हैं मैं आपका ध्यान चाहूंगा। एक सवाल है कि चलिए ठीक है, हम टीकाकरण के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारी तथाकथित जो एक बुद्धिजीवी फ्रेटर्निटी है, ठीक है, जिसमें रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया जी, जिसमें हमारे पास नीति आयोग है, जिसमें हमारे पास NTAGI है, गवर्निंग बॉडी है नेशनल कोविड टास्क फोर्स की। तो इतनी ज्यादा हमारे पास बुद्धिजीवों की जमात होने के बाद भी कहाँ हमसे चूक हो गई कि ये इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे देश पे थोप दिया गया।
तो इसको आप कैसे देखते हैं? कहाँ कहाँ हैं वो लोग? उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई, या फिर हम तक वो क्यों नहीं पहुंची? जो पूरा कोविड का, ये जो एक कोरोना का जो पूरा एक फ्रॉड किया गया है पूरी दुनिया में, उसमें जितने इम्पोर्टेंट आपके पब्लिक हेल्थ के इंस्टीट्यूशन है सबको कैप्चर किया गया है। मल्टीलैटरल लेवल पे भी, यानी मल्टीलैटरल मतलब जो हमारे इंटरनेशनल लेवल है, WHO है, यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज हैं वो, और सरकार के लेवल पे भी, इंडिविजुअल कंट्रीज में सरकारों के लेवल पे भी, जो आपकी सेंट्रल या फेडरल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके लेवल पे भी, बल्कि उसके नीचे भी स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी। तो ये पूरा कैप्चर हुआ। मेरी जो रिसर्च है वो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया पे है, जो मैंने आज से 10 साल पहले आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट किए थे, और वो रिसर्च में साफ जाहिर है कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैप्चर हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का कैप्चर हुआ है, और जितने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं आपने जिनके नाम लिए, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये सब एक तरह से हाईजैक हो चुके हैं, और इन पे कंट्रोल अब जो है वो बाहर जा चुका है, यानी वो कंट्रोल भारत के लोगों के हाथ में तो नहीं रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी ये कैप्चर हुए, और बल्कि PHFI का जो मेरी रिसर्च है वो शो करती है कि कैसे भारतीय गणतंत्र की छाती पे इन सब लोगों को बिठाया गया, उन सब लोगों को जो इस समय ये इस पूरे फ्रॉड के अंदर शामिल हैं, जिसमें गेट्स फाउंडेशन है, जिसमें रॉकफेलर फाउंडेशन है, जिसमें वेलकम ट्रस्ट है, जिसमें आपका बिग फार्मा है, और पूरी बिलियनियर क्लास है जो इसके गवर्निंग बोर्ड में बैठी है। भारत के भी जो बिलियनियर्स हैं, मुकेश अंबानी से लेके टाटा, और बाहर के भी जो हैं, और बिलियनियर क्लास का डायरेक्ट संबंध जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे फ्रॉड में, इस फेक बीमारी को इम्पोज करने में, और उसके बाद जो ग्रेट रीसेट उन्होंने अनाउंस किया 2020 में, जो कि एक पूरा एजेंडा है दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने का, और उसको एक तरह से सभी रिसोर्सेज पे कब्जा करने का जो बड़े पूंजीपतियों द्वारा हो रहा है। तो ये कैप्चर हुए, पूरी पब्लिक हेल्थ डोमेन को कैप्चर किया गया, और उसको एक पूरा वो बना दिया गया, जो बिग फार्मा जो क्राइम सिंडिकेट है उसका एक, उसकी कॉलोनी बना दिया गया। और कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन भारत में नहीं है, ICMR हो या कुछ हो, इवन CSIR जो पूरा साइंटिफिक एजेंडा है भारत का, वो गवर्नमेंट के अंडर जो आता है वो सारा CSIR कंडक्ट करता है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, उसका भी जो उस समय जो हेड था माशेलकर, वो भी PHFI के गवर्निंग बोर्ड में बैठा हुआ था। तो साइंटिफिक एजेंडा का भी कैप्चर हुआ है। तो ये इंडिया में सिचुएशन है अभी, और पूरी जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वही कैप्चर हो चुकी है। तो इस ये हमारे जो उस समय प्रधानमंत्री थे, और उस समय हम्म, हम्म, 2006 में ये बनाई गई थी PHFI, हम्म, और तो कोalition गवर्नमेंट चल रही थी UPA की, और उन्होंने ये पूरी सपोर्ट मिली उनको, पॉलिटिकल सपोर्ट यहाँ पे, और उन्होंने हम्म, ये सेटअप किया और ये कैप्चर कराए। और फिर स्टेट हम्म, गवर्नमेंट के लेवल पे मैं बता चुका हूँ कई बार कि उस समय जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ब्रांच खोली थी PHFI की हैदराबाद में, उस समय जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक ब्रांच खोली थी PHFI की गांधीनगर में। तो हम्म, ना केवल UPA कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को जिन्होंने सपोर्ट किया, जो PHFI उन्होंने एस्टैब्लिश की, बल्कि जो आपकी विपक्षी दल हैं, ऑपोजिशन हम्म, पार्टीज हैं उस समय, जो हम्म, BJP है, या उड़ीसा में नवीन पटनायक थे जिन्होंने एक ब्रांच बनाई थी इसकी भुवनेश्वर में, ये सब सेटअप किया गया। तो ये हम्म, कैप्चर का जो काम है पूरी पब्लिक हेल्थ को, ये बहुत सालों से चल रहा है, हम्म। और तो यही पूरी किसने दुनिया कैप्चर पे। किया है? कपिल जी, इसको किसने कैप्चर किया? आप किसकी तरफ इशारा करते हैं? मैं इशारा कर रहा हूँ गेट्स फाउंडेशन की तरफ, मैं इशारा कर रहा हूँ रॉकफेलर फाउंडेशन की तरफ, जिनका बहुत, रॉकफेलर ने 100 साल से पूरी मॉडर्न मेडिसिन को डोमिनेट किया है। आज जिसको मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं वो एक्चुअल में रॉकफेलर मेडिसिन ही है, और इन्होंने अमेरिका में आज से कुछ 100 साल पहले कैप्चर किया एक पूरा जो मेडिकल जो पूरा करिकुलम था उसको कैप्चर किया, जो मेडिकल स्कूल्स में जो डाइवर्सिटी थी अमेरिका के अंदर, वो सारी खत्म की, और ये जो बिग फार्मा से जुड़ा हुआ जो मेडिसिन है उसको प्रमोट किया, और यही काम फिर पूरी दुनिया में हुआ है। तो आज जिसको मॉडर्न मेडिसिन कह रहे हैं, इस पे पूरी छाप है बिग फार्मा की।
आज आपके कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है इंडिया में, आप देख सकते हो कि वो जो बिग फार्मा से इन्फ्लुएंस होके आपको इलाज नहीं बताता है। और वही हम्म, आज हम देख भी रहे हैं। वैक्सीनेशन एक कल्ट है, इस कल्ट के खिलाफ भारत में कोई नहीं जाता। ये एक जैसे होता है ना, एक कल्ट बन चुका है। और इसका कोई ऐसा डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा जिसको ना तो उसको ये पता है कि वैक्सीन, ये जो पूरी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में चल रहा है, ये पूरा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम है जिसमें हमारे बच्चों को लगाई जाते हैं टीके, हमारी जो गर्भवती महिलाओं को लगाए जाते हैं। हर साल 2.5 करोड़ बच्चा जो पैदा होता है उनको बचपन से ही ये टीकों के कोर्स पे डाल दिया जाता है। 14, मेरे ख्याल से 13-14 टीके लगते हैं भारत में भी, 10 या 12 के करीब टीके होंगे जो लगते हैं। उसमें नए नए टीके भी शामिल किए जा रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को लगते हैं टीके। तो ये पूरा इसकी कोई जानकारी आपको हमारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में नहीं मिलेगी, डॉक्टरों में नहीं मिलेगी। और वो सिर्फ पुश करते हैं। यही काम वो हर एक बीमारी में कर रहे हैं। डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है जिसमें वो प्रिस्क्रिप्शन भी सारी इन्फ्लुएंस होती है। जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सारा दिन चक्कर काटते हैं प्राइवेट डॉक्टर्स के क्लिनिक में भी, हॉस्पिटल्स में भी, और जो दवाइयां वो पुश करते हैं वही डॉक्टर लिखते हैं। तो पूरी जो मॉडर्न मेडिसिन है उस पे रॉकफेलर का कब्जा है। अब ये काम पिछले 20 साल से गेट्स फाउंडेशन भी रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ मिलकर आगे बढ़ा। इन्होंने पूरी पब्लिक हेल्थ पे कैप्चर किया है, एक ग्लोबल हेल्थ नाम का डोमेन बनाया है जो बेसिकली ग्लोबल हेल्थ इंपीरियलिज्म है, एक साम्राज्यवाद है। और जो पहले नहीं था डोमेन ये, इवन आज आप देखिए पश्चिम की जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे ग्लोबल हेल्थ को पढ़ाया जाता है, प्रोफेसर होते हैं, उनकी चेयर्स होती हैं ग्लोबल हेल्थ की। तो ये पूरा ग्लोबल हेल्थ का एक डोमेन बनाया गया। WHO के लेवल पे पूरे चेंजेस किए गए। ये पेंडेमिक को एक हथियार बना के, जो फेक पेंडेमिक्स है उनको हथियार बना के लोगों पे थोपा गया है शुरू से ही। ये समझो एड्स के टाइम जो 80s में जो एड्स नाम की बीमारी इन्होंने थोपी थी, वो भी इसी तरह का एक फ्रॉड था। और उसके बाद अभी पिछले 20 सालों में आपने देखा कि ये बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और ये जितने इन्होंने फेक पेंडेमिक्स थोपे हैं, ये सब इसी पूरे एजेंडा का हिस्सा है। और हम्म। तो मेरा इशारा है बिग फार्मा की तरफ, जिसमें बड़ी बिल कंपनी आ गेट्स, जाती है, GSK, आप मर्क। बिल गेट्स को सीधा सीधा इसके ऊपर आप जिम्मेवारी उसके ऊपर भी डालना चाहेंगे? क्योंकि रिसेंटली जो एडवोकेट नीलेश ओझा जी हैं उन्होंने एक केस भी किया है, आई थिंक बिल गेट्स के ऊपर, जो कि टीकाकरण से ही संबंधित है। गेट्स फाउंडेशन ने वही काम कर रही है जो रॉकफेलर फाउंडेशन पिछले 100 साल से कर रही थी, और वो है बेसिकली पूरा जो आपका पब्लिक हेल्थ का डोमेन है उसको बिग फार्मा की कॉलोनी बनाने का काम। यानी ओके। लोगों के उसको एक 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 बिग फार्मा की जो पूरी एक साम्राज्यवाद है उसके अंडर लाने का काम किया है। कपिल जी, एक और और सवाल बनता है। माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगा। एक सवाल, अभी रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है। वहां पर वो बोल रहे हैं कि अभी हम स्कूलों में भी मास्क का जो प्रतिबंध है उसको हटाने वाले हैं, और हम लॉकडाउन भी नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये भी न्यूज आई है कि जो ट्रैवलिंग के लिए वैक्सीन पासपोर्ट की बात हो रही थी वो भी अब अनिवार्य रूप से नहीं लागू होगा। तो क्या आप देखते हैं कि क्या इस न्यूज के बाद, जो ब्रिटेन से सीधे सीधे उनके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के थ्रू आई है, क्या इसके बाद हम ये मान लें, जैसा कि एक हवा भी चल रही है अभी ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, कि ये अब कोविड का अंत है? क्या हम जो हमारी एक सोच थी पिछले 2 साल से कि ये कोविड जो है ये कब इससे छुटकारा मिलेगा, क्या हम मान लें कि अब ये छुटकारा मिलने का समय आ चुका है? कैसे देखते हैं आप इसे? जो ये साइंस आपको नजर आ रहे हैं एक टर्न अराउंड के, जो सिचुएशन में कि कुछ अच्छा पॉजिटिव बदलाव आने वाला है, बिकॉज जो UK के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने एक बयान दिया अपनी पार्लियामेंट में कि हम ये रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं, खासकर मास्क की, और ये कुछ, लॉकडाउन एंड वैक्सीन पासपोर्ट। हाँ हाँ, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस को हम हटा रहे हैं। तो मैं इसको, ये बिल्कुल एक झूठे साइंस हैं, और ये एक नज़र का धोखा है जिसमें लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि 22 महीने में कितना एजेंडा ये आगे बढ़ा है, और वो एजेंडा जो है पूरी दुनिया में आगे बढ़ा है। UK जो है वो यूरोप का ही हिस्सा है।
हम उसको यूरोप का हिस्सा ही मानते हैं, हालांकि वो अभी यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गए हैं। और पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर ये वैक्सीन पासपोर्ट व्यवस्था लागू की जा रही है, बल्कि कई कंट्रीज में हो चुकी है, जैसे जैसे नेदरलैंड्स है, बहुत जगह पे ये हो चुकी है। प्रैक्टिकली आपके लिए, अगर आपके पास ये वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके लिए पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल हो चुका है, ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और ये पूरा पासपोर्ट व्यवस्था है जो बेसिकली पूरी दुनिया से डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है, और बल्कि आपकी सिटीजनशिप को ही खत्म कर रही है। जो एक लिबरल डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, जो वेस्ट में इस्टेब्लिश हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो पूरा उसका सफाया हो रहा है। और लिबरल डेमोक्रेसी का सफाया करके ये दुनिया पे एक फैशिज्म थोपने का काम चल रहा है, और लोगों की नागरिकता ही उनसे छीनी जा रही है। क्योंकि मेडिकल पासपोर्ट व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि अब आपके राइट्स कंडीशनल हो गए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, तब तो आप अपने घर से निकल के अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, समाज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, दो आप काम धंधा कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, या कोई सरकारी सुविधा आपको मिलेगी। वो तब जब आपके पास ये वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा। नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने घर बैठना पड़ेगा और आपके सारे राइट्स आपसे छीन लिए जाएंगे। तो ये क्या यूरोप में हो रहा है? बिल्कुल। यूरोप में सिचुएशन बहुत ही खराब है। वहां पे ये पूरी वैक्सीन पासपोर्ट व्यवस्था लागू की जा रही है यूरोपियन यूनियन में। जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है, उसने यहां तक कहा है कि जो लोग ये टीके नहीं लगवा रहे या जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, उनको हम सिटीजन भी नहीं मानते, उनको हम सिटीजनशिप का भी दर्जा, नागरिकता का भी दर्जा नहीं देते। ये बयान दिया जा रहा है फ्रांस के प्रेसिडेंट द्वारा। इंडिया में जो सिचुएशन है आप देख लो, इंडिया में ये पूरी व्यवस्था को लागू किया जा रहा है हर एक स्टेट के अंदर। राजस्थान में स्थिति इतनी बुरी है कि वहां का जो चीफ मिनिस्टर है, जो एक संवैधानिक पद पे बैठा है, वो ओपनली लोगों को धमका रहा है कि आपको टीके लगाने पड़ेंगे, आपको अधिकार ही नहीं है कि आप मना कर दो कि हमें टीके नहीं लगाने, यानी आपका ये अधिकार ही नहीं है, वो ये कह रहा है। तो इसलिए अब आप देख लो कि सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया, उसका क्या मतलब रह गया कि आपकी जो एक चीफ मिनिस्टर है वो ये बात कर रहा है। अच्छा, फिर वो ये उसके जो एड्स आ रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, जो अखबारों में आ रहे हैं, उनमें कहा जा रहा है कि टीका अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है, आपको लगवाना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। फिर वीडियोस कुछ निकल के आए, राजस्थान में एक सीकर का एक वीडियो निकल के आया, जिसकी एक महिला अधिकारी है, शायद वहां की कलेक्टर है उस डिस्ट्रिक्ट की, जो बाजारों में घूम के धमका रही है लोगों को, दुकानदारों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर रही है, लोगों के जो सड़क पे चलते लोग हैं उनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर रही है, दुकानों में घुस के जो कस्टमर्स हैं उनके चेक कर रही है, दुकानों में जो काम करने वाले हैं, कुछ मजदूर जो वहां पे कोई किसी दुकान में मान लिया कोई काम कर रहे हैं, मजदूरी वो मरम्मत का, उनके भी चेक कर रही है। और लोगों को ये धमका रही है कि अगर ऐसे लोग नजर आए मुझे दुकानों के अंदर, जिनके पास ये वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं पूरी की पूरी मार्केट को बंद करा दूंगी। ओपनली क्या है ये, उसके साथ पुलिस वाले हैं, किसी के पास कोई नहीं दिखा पा रहा वैक्सीन सर्टिफिकेट, तो उसको उसी समय पकड़ा जा रहा है, पुलिस की गाड़ी में डाल के उसको भेजा जा रहा है वैक्सीनेशन सेंटर, जहां पे उसको टीका लगाया जाएगा। तो इतना बड़ा आपराधिक कांड भारत में चल रहा है पूरी डेमोक्रेसी को। अब आप देखिए कि जो वर्ल्ड वाइड जो ये आपको नजर आते हैं कुछ साइंस कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान दिया अपनी पार्लियामेंट में, तो ये तो धोखा है नजर का, क्योंकि एजेंडा आपका आगे बढ़ रहा है, ये एजेंडा तो बहुत बड़ा है, और ये एजेंडा है पूरी लोकतंत्र को समाप्त करने का, तो वो तो आगे बढ़ रहा है। अगर अभी जन आंदोलन को देखते हुए उन्होंने एक एक टेक्टिकल मान लिया रिट्रीट कर भी लिया, तो क्या वो इससे पीछे हट गए? क्या ये सारा चीजें बंद कर दी गई हैं जो ये पूरा एजेंडा आप पे थोपा? नहीं। तो एजेंडा लगातार सभी कंट्रीज में थोपा जा रहा है, और ये जाहिर है कि ये टैक्टिकल रिट्रीट जो होगी कुछ समय की, एक आपको रिलीफ, और उसके बाद ये फिर से पूरी तेजी के साथ, पूरे प्रेशर के साथ ये आपके ऊपर एजेंडा को बढ़ाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है हमें धोखे में नहीं आना चाहिए। भारत में भी जो स्थिति है, वो जो एफिडेविट जो दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं, क्योंकि उस एफिडेविट में जो भी कहा गया वो जनता को पहले ही पता था कि सरकार कागज पे क्या कह रही है और बिल्कुल, एक्चुअल में वो क्या कर रही है। उसकी बिल्कुल। कथनी और करनी का फर्क जनता को पता है। तो इसलिए मैं कपिल ये जी। कह रहा हूं कि किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है, और जनता हुँ, समझ ले और इसको, हुँ। इसका पूरा विरोध करे, क्योंकि आपकी नागरिकता को ही समाप्त करने का ये काम चल रहा है।
हाँ कपिल जी, मैं नागरिकता वाले सवाल पे ही आ रहा हूँ। तो अब हम बहुत स्पेसिफिकली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बात करेंगे, जिसमें कि मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को सिलसिलेवार ढंग से आप समझाएं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, और कैसे डिजिटल आइडेंटिटी जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा लेके आई है, जिसमें फैमिली आईडी हमारे को दी गई, जिसमें आधार कार्ड से लिंकिंग की और जिसमें हमारा हेल्थ कार्ड जो है वो बनाया जा रहा है। तो आपसे ये अनुरोध है कि हमारे दर्शकों को आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बिल्कुल साधारण शब्दों में और बहुत ही डिटेल में आज समझाएं। मैं आपको पूरा समय देना चाहूंगा, उसके ऊपर प्लीज बताइए। देखिए, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह की जो टर्म्स हैं, ये वैसे तो यूज होती हैं जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे यहाँ तो पढ़ाया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस। अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस में लोग एमए भी करते हैं। तो और ये प्रिटेंड किया जाता है, ये ढोंग रचाया जाता है जैसे ये सब जो टर्म्स हैं इनका संबंध ये पूरे ग्लोबल आर्किटेक्चर से है, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होती हैं कंट्रीज के बीच में उनसे है। तो ये ढोंग एक किया जाता है। लेकिन आज ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया पे लागू किया जा रहा है, इसका डायरेक्ट संबंध लोगों से है, जनता से है। क्योंकि अब जो ये कंट्रीज के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप उनकी जो होती हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, ये मामला वो नहीं है। क्योंकि ये 22 महीने से जो कुछ भी हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, वो उसका डायरेक्ट जो इम्प्लीकेशंस हैं, उसके जो डायरेक्ट परिणाम है वो जनता भुगत रही है। यानी जनता की जीवन को, जो हमारी पूरी सोशल लाइफ है, उसको एक एक ट्रांसफॉर्म करने का काम चल रहा है, उसको एक अलग दिशा के अंदर धकेलने का काम चल रहा है। इसलिए जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो अब एक इंटरनेशनल रिलेशंस वाली या स्ट्रेटेजिक रिलेशंस वाली बात नहीं रही, बल्कि उनका संबंध डायरेक्ट हमारे जीवन से हो गया, हमारी जिंदगी और मौत से हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करनी है। नाउ इंटरनेशनली जो पॉलिटिक्स है वो क्या कर रही है, वो आप देख सकते हैं कि वो क्या चल रहा है और उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या जंग हो सकती है। अभी यूक्रेन का जैसे मामला चल रहा है, जो 2014 से ही चल रहा है, कि जो पूरी एक टेंशन बनी हुई है यूएस में। एक तरफ एक तरफ आपका रशिया है और दूसरी तरफ आपके जो वेस्टर्न अलाइज है, यूएस और उसके यूरोपियन अलाइज है, उनके बीच में टेंशन चल रही है। और 2014 में इन्होंने वहां पे तख्ता पलट कराया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म किया। उसके बाद जो प्यूटिन था उसने, क्योंकि उसको खतरा था, और उनको ये लालच दी गई यूक्रेन की, जो वहां पे एक फैशिस्ट गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया इनकी तरफ से, जो यूएस और उनके यूरोपियन अलाइज है उनकी तरफ से, और लालच दी गई वहां पे यूक्रेनियंस को कि आपको हम यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लेंगे, इसलिए आपको दुश्मनी दिखानी है रशिया के साथ। तो ये सब गड़बड़ जो करा रहा है ये वेस्ट, जो आपकी पूरा वेस्टर्न अलायंस है यूएस का और उनके यूरोपियन अलायंस का, वो कर रहे हैं। वही टेंशन आज भी चल रही है। तो ये सब तो चलता रहेगा, और इसके अंदर इसके भी बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जंग भी हो सकती है, तो और इसको वो भी आपकी डिजिटल राइट जिंदगी को से अफेक्ट आप करेगी। कैसे जोड़ के देखते हैं? डिजिटल लेकिन आइडेंटिटी को हमारा जो हम अभी हम जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये पूरे दुनिया की आबादी को, जनता को, आम जन को, उनकी जिंदगियों को कैसे तबाह कर रहा है। तो उसके अंदर मैं बात ये करूंगा कि यहां पे हमारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से क्या मतलब है। यहां पे हमारा मतलब है, दरअसल एक कैप्चर चल रहा है जो दुनिया के बड़े पूंजीपति हैं, हम्म जिनको 1% भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हम्म 1% नहीं है। एक्चुअल में ये 1% के भी से भी कम इनकी इनकी संख्या है। ये 0.001% होंगे। हम्म तो दुनिया के जो गिने चुने पूंजीपति हैं, हम्म वो दुनिया के सारे रिसोर्सेज पे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। ये जो अच्छा। पूंजीपति हैं, ये ज्यादातर सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे हैं। जो हम्म मेन एक ठेकेदार उभर के आया, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक प्राइवेट क्लब है। इसको हम्म डेवोस क्लब भी कहते हैं। डेवोस जो स्विट्जरलैंड में है, इसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। हम्म और इनकी हर साल बैठकें होती हैं जनवरी के महीने में, जिसमें सारे हम्म दुनिया के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे हिस्सा लेते हैं। हम्म भारत से भी जाते हैं, पूरा हम्म डेलीगेशन जाता है यहाँ। हम्म प्रधानमंत्री होता है, उसके मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, जो बड़े बिलियनियर क्लास है पूंजीपति भारत के, वो जाते हैं, मीडिया के लोग जाते हैं। जनवरी का महीना, ये हम्म महीना चल रहा है, इसी में ये हुआ है हम्म वहां पे।
और इस बार चूंकि ये तथाकथित चल रही थी लहर ये इसकी इस फर्जी हम्म बीमारी की, तो इसलिए वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ है, लेकिन ये भी हुआ है और इसको एड्रेस भी किया। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो है हम्म एड्रेस कर रहे थे। वो जो टेलीप्रॉम्प्टर वाला जो मामला हुआ था, वो हम्म टेलीप्रॉम्प्टर वाला मामला यही हुआ था कि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो का जो फाउंडर और चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्लास हम्म श्वाब, उसके साथ जो उसकी बातचीत चल रही थी उस पर। तो ये जनवरी में अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। तो हम्म ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक मेन ठेकेदार बन के उभरा है इस पूरे हम्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। और हम्म तो जैसे मैंने बताया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दरअसल दुनिया के जो गिने चुने पूंजीपति हैं वो दुनिया के सारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं। और ना ओके। केवल रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं, बल्कि वो इंसानी जिस्म पे भी कब्जा कर रहे हैं। जो हमारा मानव शरीर है उस पर भी कब्जा कर रहे हैं और उसको भी एक कॉलोनी बना रहे हैं, एक हम्म उपनिवेश बना रहे हैं। और उसका हम्म आपने देखा ही है कि अब आपका जो अधिकार है अपने शरीर पे वो भी खत्म किया जा रहा है और आपको हम्म जबरदस्ती इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और एक ऐसे एक बायोसिक्योरिटी स्टेट आपके ऊपर थोपी गई है जिसका मतलब ये है कि ये जो इंजेक्शन है ये आपको बार बार लगाए जाएंगे और ये जो वैक्सीन अच्छा। सर्टिफिकेट है इनको आपको बार बार अपडेट कराना पड़ेगा। भारत में अभी तीसरा टीका लगना स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ये चलता रहेगा। तो ये अच्छा। चीजें, ये यानी आपका अधिकार अपने शरीर पे हम्म भी खत्म किया जा रहा है। और आप बच्चों को लग रहे हैं तो इससे ये समझ हम्म लीजिए कि बच्चों पे भी आपका अधिकार, माँ बाप का अधिकार खत्म किया जा रहा है। क्योंकि अच्छा। बच्चों को किस तरीके से लगाए गए हैं, 3 जनवरी से स्टार्ट हुए, हम्म आज 26 जनवरी हुई है। हम्म आपको पता ही है कि बच्चों को स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं बिना माँ बाप से पूछे भी उनको टीके लगाए जा रहे हैं। जो हमारे रूरल हम्म रूरल एरियाज हैं वहां पे हम्म कितने बच्चों की डेथ्स हो चुकी है इसके हम्म बावजूद। तो पूरा जो अधिकार है मानव शरीर पे, वो भी इंसान का अपने शरीर पे जो अधिकार है उसको भी खत्म किया जा रहा है। तो ये है हम्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें गिने चुने पूंजीपति पूरी हम्म दुनिया पे कब्जा कर रहे हैं। और ये कैसे हम्म किए गए कब्जे? ये पिछले 30 साल से जो पॉलिसीज दुनिया पे थोपी गई हैं, हम्म न्यू लिबरल पॉलिसीज इनको कहा जाता है। हम्म भारत के अंदर न्यू लिबरल रिफॉर्म चालू हुए 91 में, जब हम्म आपको शायद याद हो, अगर आप हम्म इतनी आपकी एज है कि आपने वो उस समय आपने होश संभाला हम्म था। तो हम्म अर्ली 90s में नरसिम्हा राव की सरकार थी। हम्म जब जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स औपचारिक तौर पे शुरू हुए थे, उस समय वित्त मंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह थे, जो बाद में हम्म प्रधानमंत्री बने। और ये 30 साल में जो भारत में न्यू लिबरल पॉलिसीज थोपी गई हैं, इसमें हम्म इन्होंने ये एलपीजी पॉलिसीज इनको भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज। इसमें हम्म पूरा हमारे लोकतंत्र को खोखला किया गया है। हम्म जितने इम्पोर्टेंट आपके पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स थी, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी, उनको उनको प्राइवेटाइज किया गया। इवन सरकार अपने आप में एक प्राइवेट एंटिटी बन के रह गई है, क्योंकि हम्म सरकार पे भी कब्जे हो गए हैं, मिनिस्ट्रीज में कब्जे हो गए हैं। तो हम्म सरकारी डिपार्टमेंट्स पे कब्जे हो गए हैं जो हम्म प्राइवेट पूंजीपति हैं। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा जरिया बना है, पीपीपी, जो शुरू में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्प्लीमेंट की गई। जो रोड, स्पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बनने चालू हुए भारत में 90s से, उसमें ये पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं लागू किए गए। जो बड़े बड़े 30-30 साल के कंसेशन एग्रीमेंट्स होते हैं सरकार के बीच में और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में। और फिर बाद में इनको और पब्लिक हेल्थ में भी यूज किया गया। जैसे पब्लिक, ये जो पीएचएफआई बनाई गई, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इसको भी एक पीपीपी बताया गया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक और जरिया है जो प्राइवेट आपके बड़े पूंजीपति हैं उनका कब्जा कराने का, जो आपके पब्लिक डोमेन पे। तो ये तरीके रहे हैं कैप्चर करने के, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। हम्म तो ये है हमारा जिससे जनता का सरोकार है, जिसको हम न्यू तो वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं। और कपिल जी, वो है एक एक जी। आपने बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी, जो मेरी आपसे पहले एक छोटी सी वार्तालाप हुई थी, उसमें आपने कहा था कि कोई डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में आपने जिक्र किया था, वो क्या है? और डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट का भी आपने जिक्र किया था, प्लीज उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, तो हो ये रहा है कि फर्जी बीमारी लाई गई बेसिकली इंजेक्शंस के लिए, और इंजेक्शंस लाए गए इस सर्टिफिकेट या मेडिकल पासपोर्ट व्यवस्था के लिए। ये बात समझने की है। तो भारत में डिजिटल आइडेंटिटी या बायोमेट्रिक आइडेंटिटी देने का काम तो शुरू हो गया था 2008 के करीब, जब ये आधार प्रोजेक्ट लागू करना शुरू किया गया। और तो हमारे यहाँ अब आप देख रहे हैं कि पिछले 22 महीनों में
ये जो ये जो ड्रामा चल रहा है कोरोना का, इसमें लोगों को बेसिकली ट्रैक किया जा रहा है आधार के जरिए भी। जो टेस्टिंग हो रही है उसमें भी आधार का इस्तेमाल होता है, और अब इसको वैक्सीनेशन से भी जोड़ दिया गया है। तो बेसिकली ये जो वैक्सीनेशन है, ये जरिया है दुनिया पे डिजिटल आइडेंटिटी थोपने का। ओके। क्योंकि जो लोगों का के पास अब जिनको ये सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, एक तरह से एनरोल हो गए वो इस डिजिटल आइडेंटिटी के लिए, और एक ग्लोबल डिजिटल आइडेंटिटी आपको दी जा रही है जो आपकी ग्लोबली वैलिड होगी। और यही डिजिटल आइडेंटिटी होगी जो जिसमें आपका सारा मेडिकल डेटा होगा ब्लॉकचेन में, और जो बेसिकली जिससे आप आगे चल के पेमेंट्स भी करेंगे, क्योंकि नोटबंदी भी की जा रही है, उसका भी एक चल गया है भारत में। हम्म, आपको पता है कि जो सेंट्रल बैंक है, जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एक डिजिटल करेंसी पे काम कर रहा है। यानी ये चाहते हैं कि पूरा कैशलेस सिस्टम बना दिया जाए, नोटबंदी कर दी जाए, हम्म, और एक डिजिटल सारे ट्रांजैक्शंस हो जाएं। हम्म, तो आपकी जो डिजिटल आइडेंटिटी होने वाली है, ये आपकी एक सिंगल यूनिवर्सल डिजिटल आइडेंटिटी बन जाएगी, ओके। और इसी से आपकी पेमेंट्स होंगी, इसी में आपका सारा डेटा होगा, सारा पर्सनल डेटा होगा, मेडिकल डेटा, नॉन मेडिकल डेटा, सारा। हम्म, ये काम पूरी दुनिया में चल रहा है। तो जो असल मकसद है जो इस पूरी वैक्सीनेशन का था, वो था एक डिजिटल आइडेंटिटी देने का। भारत के अंदर आप देखेंगे कि जिनके वैक्सीन सर्टिफिकेट बने हैं, उनकी ऑटोमेटिकली एनरोलमेंट हो चुकी है ये डिजिटल हेल्थ कार्ड में भी। डिजिटल हेल्थ हम्म, कार्ड भारत के प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था 2020 में, 15 हम्म, अगस्त की अपनी स्पीच में। हम्म, और ये बिना आपके कंसेंट के, बिना आपकी इजाजत के, इन्होंने आपको एक तरह से एनरोल कर लिया इस डिजिटल हेल्थ कार्ड में भी। तो हम्म, डिजिटल हेल्थ कार्ड जो आपका बन रहा है, यही फाइनली आपकी डिजिटल आइडेंटिटी होने वाली है। और हम्म, जिससे आप पेमेंट्स भी करेंगे जब नोटबंदी कर दी जाएगी। तो डिजिटल सिटीजनशिप से मेरा मतलब था कि अब आपके जितने राइट्स हैं वो ये कंडीशनल बना रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड आपके राइट्स थे, मौलिक अधिकार, अब वो तो हम्म, रहे नहीं। अब आपको हम्म, वो अधिकार कंडीशनल हो गए। अगर आपके पास ये वैक्सीन सर्टिफिकेट है या मेडिकल पासपोर्ट है, हम्म, तब तो आप सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, अपना हम्म, काम धंधा कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, या दुकान में खरीदारी करने के लिए जा सकते हैं, या स्कूल में जा सकते हैं, कॉलेज में जा सकते हैं। तो हम्म, इन्होंने आपकी राइट्स को कंडीशनल राइट्स बना दिया कि अब हम्म, वो आपको अपने फोन पे अपना वो दिखाना पड़ेगा, डिजिटल सर्टिफिकेट, जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है, और उसके हम्म, बाद आपको सार्वजनिक जीवन में प्रवेश मिलेगा। ये है डिजिटल सिटीजनशिप, और तो ये इस है जो पूरी डिजिटल दुनिया में रोल आउट की जा रही है। भारत, यूरोप के कई देश हैं, एस्टोनिया है, नेदरलैंड्स है, जहां पे ये ऑलरेडी रोल आउट हो चुकी। मतलब अब आपकी सिटीजनशिप खत्म करके, आपकी नागरिकता खत्म करके, अब आपको डिजिटल सिटीजनशिप दी जा रही है। और चूंकि एक तरह से बॉर्डर्स भी खत्म हो रहे हैं, बॉर्डर्स ऐसे खत्म हो रहे हैं कि आप ये देखिए, इंडिया में क्या रिपब्लिक ऑफ इंडिया नाम की चीज अब नजर आती है? अगर आपके राइट्स ही खत्म हो गए सारे संवैधानिक अधिकार, तो फिर रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही खत्म हो गया, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने वाले जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो ध्वस्त हो गए। वो तो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, ना तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ना हाई कोर्ट्स कर रहे हैं। तो या और फिर ये डिजिटल आइडेंटिटी आपकी वैलिड होगी और देशों में भी। तो आपको एक तरह से डिजिटल सिटीजनशिप देने का काम चल रहा है। और ये सिटीजनशिप आपको वो अधिकार नहीं देगी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, बल्कि वो देगी जो आपका ये जो पूंजीपति चाहते हैं, उनकी अच्छा। मर्जी चलेगी। क्योंकि एक बार आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, हाँ। तो फिर आपको इसका कोई, इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और अच्छा। आपके राइट्स जो हैं वो तो ऑलरेडी खत्म हो गए, क्योंकि अब ये अगर आपने मान लिया कि अब हम्म, केवल ये वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखा के या मेडिकल पासपोर्ट दिखा के ही आपको कुछ अधिकार मिलने हैं, तो ये तो हम्म, आपको बार बार अपडेट कराना पड़ेगा। ये तो आपको उस समय ये तक है रिव्यू जैसे कराना आप पड़ेगा। का आप एक ये कहना साल चाह में रहे आप हो, कराते हैं, टॉपअप कराते हैं, वैसे आपको उसका टॉपअप कराना पड़ेगा। तो मतलब आप आपके ये कहना राइट्स चाह जो रहे हो है, कि कपिल जी, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये डिजिटल आइडेंटिटी को टाइम टू टाइम रिन्यू कराना पड़ेगा, जैसे जैसे बिल्कुल हम बार बार टीकाकरण लेंगे तो। बिल्कुल। और ये पूरे एक स्पष्ट तौर पे ये बता रहे हैं, जो भी इसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो ये गैंग है। हम्म, हम्म, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने ये लागू किया, तो हम्म, वहां की जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो बहुत ओपनली ये बात कहती रही कि ये टीके आपको बार बार लगेंगे। भारत हम्म, में, पूरी दुनिया में आप देखिए कि केवल इस फर्जी बीमारी की जो अभी इस समय चल रही है,
इसके 8 टीके लगने हैं। भारत में जो ये कोविन की जो एप्लीकेशन है जिसमें ये रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं टीकाकरण का, उसमें 8 टीकों का प्रावधान है। उसमें 8 अच्छा, टीकों का प्रावधान है। तो ये यानी ये 8, संपूर्ण उसके बाद टीकाकरण क्या ये है? जो 8 आपको लगेंगे, हम्म। जब तक ये खत्म होंगे इससे हम्म। पहले ही कोई नई फर्जी बीमारी आ जाएगी और फिर उसके टीके लगने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये कपिल जी, आपको बार बार अपडेट कराना पड़ेगा। सरकार तो ठीक ये है। कह रही है 2 टीका मतलब संपूर्ण टीकाकरण, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, लेकिन तीसरा टीका तो अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया सरकार का। ही बूस्टर जो इंडिया में लग हम्म। रहा है, ऑलरेडी हम्म। लग रहा है ये इंडिया हम्म। में। जो आपके 60 साल या हम्म। उससे बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको बूस्टर लगना स्टार्ट हो गया है तो पूरी जब दुनिया में। पूरी दुनिया में और हम्म। इजराइल के अंदर 4 लग चुके हम्म। हैं। हम्म। नेदरलैंड्स में सुना है कि 5 टीके के लिए ऑलरेडी उन्होंने अच्छा। प्रोक्योरमेंट भी चालू कर दी वहां की गवर्नमेंट ने। तो आप पूरे अच्छा। दुनिया में देखिए, स्क्रिप्ट एक ही है। हर एक जगह हम्म। पे एक ही स्क्रिप्ट लागू की जा रही है। तो अगर हम्म। आपको देखने की इंडिया में क्या होने वाला है, तो आप और कंट्रीज को पहले देख लो, तो आपको अपने आप समझ में हम्म। आ जाएगा। 8 टीके तो केवल आपको कोरोना के लगने हैं। तो ये लगातार आप चाहेंगे कि आप ना सिर्फ ये टीके लगाते रहें जो ये रोल आउट कर रहे हैं, बल्कि अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपडेट करें, और तब जाके आपको वो राइट्स मिलेंगे। तो 2 अगर आपने लगवा लिए, तो फिर से आप अनवैक्सीनेटेड कैटेगरी में आने वाले हैं कुछ समय के बाद, क्योंकि जब तीसरे टीके टीके की रिक्वायरमेंट आएगी तो आप मना नहीं कर सकते, आपको वो भी लगवाना पड़ेगा। तो ये तो कपिल। व्यवस्था है। हमें ये हम्म। समझना है कि ये केवल 2 टीके की बात नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो 2 हम्म। टीके लगाए, हमें तो हम्म। कुछ भी नहीं हुआ, हम तो ठीक ठाक हैं, हमारे स्वास्थ्य पे कोई हम्म। खराब असर नहीं हुआ, वो ये समझ हम्म। लें कि आप एक ऐसी व्यवस्था में एंटर कर चुके हैं हम्म। जहां से निकलने का रास्ता नहीं है। ये बार हम्म। बार आपको लगवाने भी पड़ेंगे, अपने वैक्सीनेशन हम्म। स्टेटस को अपडेट कराना भी हम्म। पड़ेगा, तब जाके आपको आपके अधिकार मिलेंगे। अब हम्म। आपके अधिकार वो नहीं रहे जो भारत के संविधान में लिखे हुए हैं। अब आपके तो अधिकार बन जाएंगे इसके ऊपर डिपेंडेंट कि आप अपने फोन पे ये कपिल दिखाओगे। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मेरा वही सवाल है। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया, संविधान की बात की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भले ही हमारा एक सवालिया निशान हो सकता है रूल ऑफ लॉ पे, ठीक है। कानून को हमने कई बार देखा है कि जैसे बलाल साहब के केस में भी हमने देखा कि कानून ने कैसी उन पे धाराएं लगाई, जिसको जज साहब ने तुरंत ही खत्म कर दिया, खारिज कर दिया, सिरे से नकार दिया। लेकिन हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं? भारत में तो हमारा अपना संविधान है। तो क्या आपको लगता है कि संविधान का भी कोई भविष्य नहीं रहेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर हम सही से तरीके से समझें? तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संविधान को जो संविधान में ही जो आपके इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट है और हाई हम्म। कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट खासकर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है भारत में। तो हम्म। और जैसे कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हैं, तो हम्म। भारत के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने का काम करता है। हम्म। और आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट से आपको जो भारत पे मार्च 2020 से जो एजेंडा थोपा गया है फर्जी बीमारी का, और उसके पीछे जो हम्म। शैतानी एजेंडा है, हम्म। उससे बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। तो जो अच्छा। याचिकाएं डाली गई हैं, सुओ मोटो नोटिस, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है हमारे संविधान में हम्म। कि वो मार्च 2020 से एक स्वतः संज्ञान ले सकता था, सुओ मोटो नोटिस ले सकता था। हम्म। किसी याचिका की जरूरत नहीं है, कोई पिटिशन डालने की जरूरत नहीं है। हम्म। सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछ सकता था कि ये आप क्या कर रहे हो, लोगों के हम्म। राइट्स आपने खत्म कर दिए, लॉकडाउन करके पूरे देश को आपने बंद कर दिया। मजदूर जो हैं हम्म। वो बेचारे जो शहरों से अपने गांव लौट रहे हैं लाखों की तादाद में, पब्लिक हम्म। ट्रांसपोर्ट तक उनके लिए अवेलेबल नहीं है। लोगों के रोजी रोटी का अधिकार आपने छीन लिया। जो आर्टिकल 19 हमारा है, हम्म। जो मौलिक अधिकार हैं, जो राइट टू लाइफ है, हमारे सारे रोजी रोटी हम्म। कमाने का अधिकार भी उसमें आता है। तो ये सब कुछ आपने छीन लिया। तो ये ना तो पार्लियामेंट में ये कोई डिस्कशन हुई, कैसे आपने ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दी, कैसे आपने एपिडेमिक एक्ट लगा दी, कैसे आपने आपातकाल घोषित कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके संविधान को बचाने का काम नहीं किया, लोगों के हम्म। जो संवैधानिक अधिकारों को बचाने का काम नहीं किया, हम्म। बल्कि ये सब कुछ देखता रहा तमाशाई बनकर। और यही काम हम्म। सुप्रीम कोर्ट आज भी कर रहा है। आज जबकि हम्म। जहरीले इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चे भी मरने शुरू हो गए हैं, आप देख रहे हो स्कूलों में जो हम्म। इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम्म। ना तो सुप्रीम कोर्ट आपको बचा रहा है, और हाई कोर्ट्स आपको बचा रहे हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि
जो आपका संविधान तो है, उसको अपहोल्ड करने वाली तो कोई ताकत अब बची नहीं। और कौन सी ताकत है? मतलब और तो कोई ताकत है नहीं जो हम्म, संविधान को अपहोल्ड करी। अब तो जनता ही बची है। तो हम्म, जनता सड़कों पे आए, जनता जन आंदोलन करे, और वो बचा ले तो बचा ले। लेकिन भारत के जो एक तीन आर्म्स होते हैं एक स्टेट के, जिसमें हम्म, लेजिस्लेचर होता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव होता है, जिसमें जुडिशरी होती है, वो हम्म। तो पूरी तरह से एक तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और वो इस पूरे एजेंडा को लोगों के ऊपर थोपने का काम कर रही है, बजाय तो कि अगर लोगों को सीधा बचाने की और उनके संवैधानिक सीधा अधिकारों की सवाल, रक्षा की। कपिल तो जी, ये एक सीधा मेरा सवाल, कहना है। जी। एक सीधा सवाल। हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ऐसा तो नहीं क्या हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहे हो और ऐसा कुछ हो ही ना? क्या ये एक बबल की तरह तो नहीं है जिसको हम ही लोग फुलाए जा रहे हैं और वास्तव में वो बर्स्ट होने जा रहा हो? जैसे कि हम अभी डिस्कस किया हमने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की न्यूज, या फिर जो आज के समय में जनवरी 2022 में एक हवा चल रही है कि अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या एजुकेशन दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी? क्या अब से कहते हैं बच्चे जो है वो 1-2 महीना नहीं बल्कि पूरे साल भर पूरा सेशन अपना ऑफलाइन सेटअप में निकालेंगे? या फिर आप अभी भी डाउटफुल हैं, या फिर आपको कुछ और आपके दिमाग में चल रहा है? आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या हम हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल हैं या कुछ और? हाँ, मैं आपसे ये कहूंगा, ये जो नॉर्मल की आपने बात की, ये बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जिन लोगों ने ये थोपने का काम किया पूरी दुनिया पे, उन्होंने ये सारी टर्म्स दी। न्यू नॉर्मल, जैसे इंडिया में आपको पता है न्यू नॉर्मल भी एक ऑफिशियल टर्म है, क्योंकि भारत सरकार ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था 2020 में गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलके, और अशोका यूनिवर्सिटी है शायद हरियाणा में ही है, उनका जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलके इन्होंने एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसको साई ऑप भी कहते हैं, और जिसका नाम इन्होंने रखा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। उसकी वेबसाइट भी है, तो जो हमारे दर्शकों को देखना चाहिए वो वेबसाइट में क्या है। तो ये पूरा जो एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चल रहा है, उसका नाम रखा गया नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। तो न्यू नॉर्मल एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई 2020 में, और वो कह रहे हैं कि हम जो जैसी जिंदगी आपकी थी 2020 तक, उसको हम रहने नहीं देंगे, और अब उसके ऊपर न्यू नॉर्मल को इम्पोज करेंगे, और ये काम चल रहा है। तो आपके सवाल का जवाब कि क्या सब नॉर्मल हो रहा है, क्या ये कोई बबल है, या हमारी कोई एक भ्रम है हमारे मन का, शायद हम इसको, तो ये दर्शक और हमारी जो जनता है वो खुद अपने आप से ये सवाल पूछे कि आज कुछ भी उनकी जिंदगी में नॉर्मल कपिल जी, बचा है। एक बार 1 सेकंड के लिए आपको रोक के आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि नीति आयोग ने 25 जून 2020 को बिहेवियर चेंज कैंपेन लॉन्च किया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नीति आयोग ने ये कैंपेन भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप में किया है, जो कि आप सही कह रहे हो कि अशोका यूनिवर्सिटी जो है उसके जरिए हुआ है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये बड़ा दिलचस्प है देखने के लिए कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यहाँ पर बिहेवियर चेंज कैंपेन में भी इन्वॉल्व है। ये पूरी दुनिया में हुआ, जैसे यूके में भी, जैसे हमारे यहाँ ये बिहेवियर चेंज के लिए इन्होंने ये बनाया। ये एक कमीशन है जिसमें जो नीति आयोग के ने हेड किया, और उसके जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, उन्होंने ये प्रपोज किया ये गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर। और फिर इन्होंने, यानी ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है जो चल रहा है, और जो जिसकी हम सारी मैनिफेस्टेशन देखते ही हैं, ये कॉलर ट्यून और जितना प्रोपेगेंडा सरकार की तरफ से चल रहा है, लोगों को डराने का काम चल रहा है। तो आप ये देखिए नॉर्मल रह कैसे सकती है लाइफ। एक आतंकवाद चल रहा है सरकार की तरफ से 22 महीने से। कोई सरकारी ऐसा साधन नहीं है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा इस पूरे आतंकवाद को, लोगों को आतंकित करने के, लोगों को डराने के लिए। अब लोगों से आप खुद पूछिए सवाल कि आपकी जिंदगी में अब कुछ भी बचा है जो नॉर्मल बचा है? आपके बच्चे क्या स्कूल जा पा रहे हैं पिछले 22 महीने से? आपके बच्चे क्या वैसे पढ़ पा रहे हैं जैसे वो पढ़ते थे? आप क्या काम धंधा कर पा रहे हो जैसे आप पहले करते थे? आप क्या ट्रैवल कर पा रहे हो? ट्रैवल ही देख लो। जो लोग 22 महीने से परेशान हैं, और ये वो इस पूरे आतंकवाद को जिन्होंने सहा है, वो आज इंडिया में तो ट्रैवल इंडस्ट्री इतनी खुल जानी चाहिए थी कि लोग अपने ट्रैवल कर रहे होते आज, हिल स्टेशन में जा रहे होते और कहाँ कहाँ जा रहे होते।
ट्रैवल करना आपके लिए बहुत मुश्किल बना दिया गया है। आपके मन में, आप कहीं भी आपको ट्रैवल करना है, आपको ये आरटीपीसीआर टेस्ट दिखाने पड़ रहे हैं, आपको अपने वैक्सीनेशन स्टेटस दिखाने पड़ रहे हैं। तो आपकी जिंदगी का कोई भी एस्पेक्ट बचा हो, काम धंधे से लेकर, पढ़ाई लिखाई से लेकर, ट्रैवल से लेकर, खरीदारी से लेकर, जो नॉर्मल बचा हो, मुझे नहीं लगता कुछ भी नॉर्मल बचा है। और ये सब हमारे अपने रोज के अनुभव का हिस्सा है। तो ये कोई भ्रम नहीं है, कोई हमारे माइंड के अंदर कोई ऐसा भ्रम हो, कोई बबल हो कि हमने अपनी कोई बना रखा हो। ये सब आपके ऊपर थोपा जा रहा है और आपकी लाइफ कुछ नॉर्मल बची नहीं। अब तो यहां तक नॉर्मल नहीं है कि अब आप ये कह रहे हैं कि आपको अपने घर से हम बाहर निकलने ही नहीं देंगे जब तक कि आपके पास ये सर्टिफिकेट ना हो। मास्क आप देख लीजिए, जिसकी कोई किसी तरह की कोई वो नहीं है, ना तो उसका कोई मतलब है, और मास्क आपके पे कैसे थोपे जा रहे हैं, चालान आपके आपके काटे जा रहे हैं। मास्क के बारे में तो मैं ऑलरेडी अपने दर्शकों के लिए 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस बना चुका हूँ। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये निकल के आ रही है कि जो अर्बन इंडिया है, ठीक है, जो शहरी भारत है, उसके बारे में अगर हम स्पेशली बात करें तो वहां पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, बच्चों को गेम्स के जरिए खिलाना, गेम्स के जरिए एजुकेशन देना। मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स इस चीज पे और बहुत सारे पेरेंट्स भी इस चीज पे बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा जो है अब एजुकेशन विद फन कर रहा है, जो हम इतने समय से एजुकेशन में लाना चाह रहे थे, तो फाइनली वो हो गया। और साथ ही उनका ये कहना हो रहा है कि जो करिकुलम है, करिकुलम में भी बहुत ज्यादा जो प्रेशर था सिलेबस को लेके, वो भी अब रिड्यूस हो गया। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि वो इस आपदा के समय में भी अफसर को देख के बड़ा खुश हो रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि बच्चे को अगर हमने ऑनलाइन सेटअप में भी ले आया, तो उसके वो बेनिफिट्स गिनाने लगते हैं कि हम ऑनलाइन सेटअप में बच्चे की सेफ्टी देख सकते हैं, बच्चे की सिक्योरिटी हमारे को कंफर्म होती है, और साथ ही साथ बच्चा जो है वो अब ज्यादा अच्छी तरह गेम्स के जरिए खेल खेल में बच्चा पढ़ाई कर पा रहा है। तो इसको क्या आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से किसी तरह से कनेक्ट करके देखते हैं, और एजुकेशन का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? दोनों बातों पे आपका जवाब चाहूंगा। जी, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे मैंने बात शुरू की थी, लेकिन वो बात पूरी नहीं हो पाई थी, मुकम्मल नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो इसके लिए तो आपको एक अलग और भी करना पड़ेगा अगर आप उनके सारे कोई एस्पेक्ट्स को नहीं, समझना चाहें। दोबारा भी किसी दिन मिल लेंगे प्लीज, वो जी, कोई बात नहीं है। जी, तो हाँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे मैं आपसे ये कहूंगा कि देखिए, जो एजुकेशन की आपने बात की, दुनिया को एक डिजिटल स्पेस में घुसाने का काम चल रहा है, एक मेटावर्स बनाने का काम चल रहा है, एक स्पेशल वेब बनाने का काम चल रहा है, 3D स्पेशल वेब, यानी पूरे स्पेस को एक, अगर हम अभी तक हम इंटरनेट को देखते हैं एक स्क्रीन के ऊपर, 2 डायमेंशनल स्क्रीन पे, अपने सेलफोन, स्मार्टफोन पे या अपने लैपटॉप पे। अब अगर हम दुनिया में हर एक चीज में सेंसर लगा दें, हर एक चीज में सेंसर हो, जिसको आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहते हैं, आईओटी, और लोगों के शरीरों में भी सेंसर डाल दें, जिसको हम आईओबी कहते हैं, इंटरनेट ऑफ बॉडीज, तो दुनिया एक स्पेशल वेब बन जाएगी और हर एक चीज जो है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी, और दुनिया एक तरह से एक 3D स्पेशल वेब बन जाएगी। तो ये काम चल रहा है बेसिकली। जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये है कैपिटलिज्म को रेस्क्यू करने का काम। कैपिटलिज्म जो पूरा कलैप्स हो गया था 2008 में, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2007-8 में, और तभी से एक तलाश थी कैपिटलिज्म को एक नया ढांचा देने की और एक नई दिशा देने की, और वो दिशा दी जा रही है डिजिटल स्पेस में। तो पूरा जो मानव जीवन को डिजिटाइज करने का काम चल रहा है, और उसमें एजुकेशन भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, काम धंधा, पूरी इकोनॉमी, पूरा समाज, एजुकेशन, एवरीथिंग, हर एक चीज को डिजिटल स्पेस में घुसाने का काम चल रहा है, और एजुकेशन के साथ भी यही हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि ये इसीलिए डिजिटल आइडेंटिटी दी जा रही है। तो डिजिटल आइडेंटिटी दी जा रही है कि आपको इस डिजिटल स्पेस में घुसा दिया जाए, आप ज्यादा से ज्यादा काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से करें, टेक्नोलॉजी के मीडियम से करें। बच्चों की पढ़ाई भी वैसे होगी, बच्चों की पढ़ाई होगी जिसमें वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, मिक्स्ड रियलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, और गेमिफाइड एजुकेशन, एक ऐसी एजुकेशन जिसमें आपका बच्चा एक तरह के एक वीडियो गेम का कैरेक्टर बन जाएगा। इस तरह की एजुकेशन कंसीव की जा रही है। इंटरनेट ऑफ एजुकेशन पे भी आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी। इसमें एलिसन मैकडॉवल एक रिसर्चर है अमेरिका की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बताया कि एजुकेशन को कैसे रीशेप किया जा रहा है और कैसे आपके बच्चों को इस्तेमाल किया जाएगा
यानी एजुकेशन जो है वो बेसिकली क्या है कि उसमें आपके बच्चों को पहले से ये पाथवेज दिए जाएंगे, उसके मैट्रिक्स दिए जाएंगे जिन पे उनको खरा उतरना होगा, और और एजुकेशन जो है उसको एक मार्केट भी बनाया जा रहा है जिसको सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड मार्केट कहते हैं, जिसपे इन्वेस्टमेंट्स होंगी और रिटर्न्स होंगे। तो एजुकेशन जो है उसको भी डिजिटल स्पेस में घुसाने का काम चल रहा है, और पूरी जो ये टेक्नोलॉजिकल एजेंडा है जिसमें नई टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होंगी, वर्चुअल रियलिटी की और ऑगमेंटेड रियलिटी की, ये सब आपके बच्चों पे थोपी जा रही हैं। ये आपकी चॉइस नहीं है, ना तो ये आपकी चॉइस है, पेरेंट्स की चॉइस है, ना ही ये बच्चों की चॉइस है। उनको इसमें इसमें वो ये सारा एजेंडा उनके ऊपर थोपा जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एजुकेशन जो है उसमें ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गेमिफाइड बिहेवियर को यूज किया जाए, यानी वीडियो गेम्स और इस तरह की चीजें, और इससे बच्चे सीखें, और इससे बच्चे सीखें। वो लाइव जो क्लासेस हैं वो ना करें, जो जो जिस तरीके से आज तक एजुकेशन दी जाती थी, और वो ज्यादा से ज्यादा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और इस तरीके से एजुकेशन लें ना। ये सब कुछ आपके बच्चे को की जो फ्रीडम्स है उसको खत्म करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपके बच्चे को लर्न करेगी, सारा जो डेटा होगा आपके बच्चे का लर्निंग का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फीड होगा। इवन डिजिटल वॉलेट्स की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों को हम डिजिटल वॉलेट्स देंगे जिसमें उनके जो जितने भी जो भी उन्होंने सीखा है, एकेडमिक जो क्रेडेंशियल्स हैं वो फीड किए जाएंगे, और एक जीपीएस जैसा सिस्टम होगा जिसमें वो आज वो यहाँ है और कल उनको यहाँ जाना है, तो इसका पूरा एक नक्शा पहले से तैयार, यानी पूरे वेल डिफाइंड पाथवेज उनको पहले से दे दिए जाएंगे। यानी उनकी फ्रीडम खत्म, वो अपनी तरीके से अपनी इमेजिनेशन को यूज करना चाहें, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना चाहें, वो सब खत्म। उनको डिफाइंड पाथवेज अगर पहले से दे दिए जाएं और उनसे कहा जाए कि इन मैट्रिक्स पे आपको खरा उतरना है, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इसमें और उसमें, और आपको उनको उसी हिसाब से चलना है, तो उनकी अपनी इमेजिनेशन कहाँ जाएगी? ये काम है जो एजुकेशन में कर रहे हैं। बेसिकली आपके बच्चे को कि जितना भी डेटा होगा लर्निंग का उसको फीड किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और आपका बच्चा सीखेगा उससे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके बच्चे को सीख रही होगी कि आपका बच्चा एक्चुअल में उसका जो डेटा है उसका उसको सारा उसको सारा फीड किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो मैं ये कह रहा हूं ये एक बहुत ही डैमेजिंग एक एक पूरा एजेंडा है जो आपके बच्चे को बुरी तरह से डैमेज करेगा, जो आपके बच्चे को एक वीडियो गेम का कैरेक्टर बना देगा, और जो असल लर्निंग है उसकी, जो उसकी अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी इमेजिनेशन है, उसको सबको खत्म कर देगा। ये एजेंडा है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एजुकेशन को रिकास्ट करने का। भारत में आप देख लीजिए करिकुलम में बदलाव आ रहे हैं। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक समझौता कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ। तो ये सब चीजें रोल आउट इंडिया में होने वाली हैं। वर्चुअल रियलिटी इंडिया में 5G का रोल आउट चल रहा है, आप जानते ही हैं। तो उसमें सारी ये एप्लीकेशंस आएंगी, ये वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, और ये सब एजुकेशन में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो कपिल जी आपसे मेरा बिना पूछे, आपके कंसेंट के बगैर आपके हम्म, बच्चों को इस्तेमाल किया जाने वाला है इस पूरे एजेंडा के लिए, और आपके बिल्कुल बच्चों के डेटा जो होंगे वो जी सिक्योर नहीं रहने वाले, उसको ये इस्तेमाल करेंगे, और आपके जी बच्चों को वेल डिफाइंड पाथवेज देंगे जहां पे उनकी अपनी क्रिएटिविटी को सप्रेस किया जाएगा, दबा दिया जाएगा, हम्म, और उनको उन्हीं पाथवेज के ऊपर पीछे से धक्का देके चलाया जाएगा। हम्म। कपिल जी मेरा अगला सवाल जो है हम क्लोजर की तरफ भी बढ़ रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के हम्म, लिए बता दूं। तो हम्म, अगला सवाल जो है वो ये है कि ये सारा जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसके साथ अगर हमें कोई रिलेशनशिप डेवलप करना हो इस टीकाकरण को लेकर, तो क्या रिश्ता है दोनों में? क्या ऐसा हुआ कि 2020 में, मार्च 2020 में ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ से हम महामारी की तरफ धकेल दिए गए? 2021 में, 16 जनवरी 2021 में हमारे भारत देश में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया, और साथ ही साथ हम 5G टेस्टिंग की तरफ बढ़ते चले गए। और अभी हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत गहराई से, आई थिंक, अगर आपकी मैं बात करूं तो आप बहुत गहराई से इसको समझ चुके हैं। और अब मुझे ये जानना है आपसे कि कैसे इसका रिश्ता हम टीकाकरण से जोड़ के देख सकते हैं? क्या कोई रिश्ता है भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और टीकाकरण के बीच में? हाँ, मैंने इसी इंटरव्यू में जो सारी बातें की आप उसमें देख सकते हैं। मैं
कि बीमारी लाई गई दर्शकों इस के लिए सरल करके बता दीजिए, दर्शकों के लिए सरल करके बता दीजिए। जी, तो बीमारी लाई गई इस इंजेक्शन के लिए और वो इंजेक्शन लाया गया इस पूरी बेसिकली वैक्सीन सर्टिफिकेट्स के लिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट लाए गए डिजिटल आइडेंटिटी के लिए। और डिजिटल आइडेंटिटी है जो आपको इस डिजिटल स्पेस में घुसा रही है, जिसको जिसकी मैंने बात की, जिसको मेटावर्स भी कह रहे हैं, जिसको मैंने ये 3D स्पेशल वेब की भी कहा जाता है, जिसको आप इंटरनेट ऑफ बॉडीज कह सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कह सकते हैं, इंटरनेट ऑफ बायो नैनो थिंग्स भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो मैं ये देखिए, ये पूरा कोरोना और ये सब पब्लिक हेल्थ को वेपनाइज किया गया। ये हथियार हैं, ये स्मोक स्क्रीन है, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो इसके और ये और दो इंपॉर्टेंट इसमें हथियार बनाए गए, एक पब्लिक हेल्थ और एक क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में भी हमने इस डिस्कशन में ज्यादा बात नहीं की, पर इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। जो एजेंडा 2030 है, जो यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा है, जो भारत सरकार ने जिसमें साइन किए 2015 में, एजेंडा 2030 जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा है। और कहने को ये क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्ड करने वाला एजेंडा है, पृथ्वी पे पर्यावरण को बचाने का, लेकिन इसका एक बहुत ही ये कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा है जो पूरे इंसानी जिंदगी का घेराव कर लेता है। इंसानी जिंदगी का कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो इससे बचा हुआ है, ये सबको इन्फ्लुएंस करने वाला है। आपके काम धंधे से लेके आपकी एजुकेशन और आपका खान पान, सब चीज़ों को अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसमें, और 169 इसमें सब गोल्स हैं। तो जिंदगी का कोई एस्पेक्ट नहीं है जो इससे अछूता रहेगा इस एजेंडा 2030 से। ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा है, बल्कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी जिंदगी के पे टोटल कंट्रोल करेगा, एक आपकी जिंदगी को टोटली माइक्रो मैनेज करेगा। तो ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये पूरा दो हथियार हैं, एक पब्लिक हेल्थ और दूसरा क्लाइमेट चेंज का एजेंडा, जिसके जरिए ये पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा थोपने का काम चल रहा है। इसलिए ये जो बीमारी है ये केवल एक स्मोक स्क्रीन है, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। और जो लाई गई, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल है, जिसकी कोई वजूद नहीं है, कोई वायरस नहीं है जो आपको मारने के लिए बैठा है हवा के अंदर, ये सब आपके ऊपर, जैसे बच्चे को डराया जाता है कि भूत आ जाएगा, वैसे आपको डराया गया। और तो ये पब्लिक हेल्थ और क्लाइमेट चेंज ये रिलेशनशिप है। और मैंने जैसे बताया कि वैक्सीन्स जो है वो आपको डिजिटल आइडेंटिटी की तरफ धकेलने के लिए हैं पूरी दुनिया में। हालांकि भारत में, जैसे मैंने आपको बताया, कि बायोमेट्रिक डिजिटल आइडेंटिटी देने का काम पहले ही से चालू हो गया था आधार के साथ, और अब इस काम को पूरा मुकम्मल किया जा रहा है। और ये डिजिटल आइडेंटिटी जो होगी, ये आपको डिजिटल सिटीजनशिप की तरफ लेके जा रही है। मतलब आपकी नागरिकता खत्म करके अब आपको सिर्फ कुछ डिजिटल राइट्स मिलेंगे और आप एक डिजिटल सिटीजन बन जाएंगे। इसको एक नया नाम भी दिया जा रहा है, ये जो एक नया पूंजीवाद बनाया जा रहा है, जिसमें ये पूरे पूंजीवाद में पूरी अर्थव्यवस्था को, मानव जीवन को, समाज को एक डिजिटल स्पेस में घुसाना चाहते हैं, और एक डिजिटल जेल, दुनिया को एक डिजिटल जेल बनाना चाहते हैं। ये जो अच्छा। 3D स्पेशल वेब है, एक किस्म का डिजिटल जेल है, जहां पे आपकी सारी फ्रीडम्स जो होंगी वो रिस्ट्रिक्ट की जाएंगी, आपके ऊपर पाबंदियां होंगी, आपकी सर्वेलेंस होगी, आप इससे बच के कहीं जा नहीं सकते, आपकी पूरी सर्वेलेंस और निगरानी होगी। तो ये जो काम है, ये इस डिजिटल आइडेंटिटी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये संबंध है आपका वैक्सीनेशन में और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। कपिल जी, मेरे अभी 2 सवाल हैं जाने से पहले। पहला, आपका एक मैं आपका व्यू चाहूँगा इस खबर को आज कैसे देखते हैं? क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी 2022 को हम बात कर रहे हैं। तो आज की एक लेटेस्ट जानकारी ये है कि पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, जिसमें 3 नाम बहुत ही ज़्यादा गौर फरमाने लायक हैं। इसमें एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला, और साथ ही भारत बायोटेक के फाउंडर एंड को-फाउंडर कृष्णा इल्लाई एंड सुचित्रा इल्लाई जो हैं, उन्हें ये पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है आज। तो इसको आप वैक्सीनेशन से जोड़ के कैसे देखते हैं? और दूसरा, इसमें अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि अगर कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपने कोई फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि आपने परोपकारी रूप से किसी को नहीं दिया है, आपने उससे बकायदा हमारे टैक्स के पैसे से आपने सरकार को बेचा है, तो और आपने ये भी कहा है सरकार के जरिए, अगर मैं इंफॉर्मेशन अपने
दर्शकों को दूं कि लीगल इम्यूनाइजेशन आपने मांगी है। आपने कहा है कि अगर आपके टीकाकरण से कोई भी साइड इफेक्ट किसी को होता है, कोई भी दुष्प्रभाव होता है या किसी की जान जाती है, तो उसमें आपकी कोई लीगल लाइबिलिटी ना रहे। आप उस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हो बकायदा, जिसमें आप गवर्नमेंट को करीबन 250 रुपए आप प्रति डोज आप मांगते हैं, और जो या प्रति वायल आप ले रहे हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो तो कहीं ज्यादा, यानी कि 800 900 1000 रुपए तक भी ये डोज जा रही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस तरह के पद्म भूषण अवार्ड जो दिए जा रहे हैं इन लोगों को, जिनका कोई सीधे तौर पे देश की जीडीपी में या देश की ग्रोथ में किसी तरह का कोई परोपकारी रूप से योगदान नहीं है, ये एक तरह का बिजनेस ही है। और साथ ही हमने देखा कि जब ओमिक्रॉन आया, जिसको सभी डॉक्टर्स ने, फ्रेटर्निटी ने एक बहुत ही कमजोर वायरस बोला, उस टाइम जब हमारे सभी लोगों के अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी ऑलरेडी बन चुकी है, तो उस टाइम भी हमने ये देखा कि बहुत सारी जो टीके हैं उनको खरीदा गया है, और ऐसे टाइम पे इन लोगों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाने का काम किया गया है। तो ये जो पद्म भूषण दिया गया है इन पर्सनालिटीज को, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, तो भारत में जो 2 टीके मेनली लगाए गए हैं भारत की जनता को, वो हैं आपकी कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड तो आपको पता ही है, ये बाहर की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूएस की, उन्होंने डेवलप किया एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ मिलकर। एस्ट्राजेनेका। तो हाँ जी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का टीका है ये, जो भारत में मैन्युफैक्चर किया गया ठेके पे सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो पूना में है, जिसके मालिक हैं ये साइरस पूनावाला और इनके बेटे अदर पूनावाला। और दूसरा टीका कोवैक्सीन भारत में डेवलप हुआ, जो जिसकी जो रिसर्च और डेवलपमेंट जो थी वो की आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। और इस टीके की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर रही है आपकी भारत बायोटेक कंपनी, जिसके मालिक हैं कृष्णा एल्ला। तो जो 2 टीके इंडिया में मेनली लगाए गए हैं पिछले 1 साल में, उनकी उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने की जो कंपनियां हैं, उनके मालिकों को ये अवार्ड दे रहे हैं। और इससे बुरा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कोई सेटअप हो सकता है, क्योंकि ये टीके जो जिनको वैक्सीन कहा गया, जो कि एक झूठ है, एक फ्रॉडुलेंट तरीके से पूरे भारत की जनता पे थोपे गए, क्योंकि ये वैक्सीन है ही नहीं। जब तक इनके क्लिनिकल ट्रायल फिनिश नहीं हो जाते थे, नहीं हो जाते, जब तक इनके सेफ्टी ट्रायल नहीं फिनिश हो जाते, ये इनको वैक्सीन कहना भी एक मुझे लगता है क्राइम होना चाहिए। ये क्राइम है जो कमिट किया गया है भारत सरकार द्वारा। इनको वैक्सीनें कहा गया, इनको पूरे भारत की जनता पे थोपा गया और अभी तक थोपा जा रहा है। अब तो और यंग बच्चों को ये लगाए जा रहे हैं, और भी यंग बच्चों की तरफ जा रहे हैं। ये अभी सुना है कि 12 से 15 साल के बच्चों को भी लगने शुरू हो बारह गए। से चौदह के लिए आ रहे हैं मार्च में। तो बिना लोगों पे ये थोपे जाना, उनकी इजाजत के बिना उनको जबरदस्ती ये लगाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आपके रोजगार चले जाएंगे, आप सार्वजनिक जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, अपने टीके नहीं लगाते। तो एक क्रिमिनल ऑपरेशन के तहत ये टीके भारत की जनता पे थोपे जाना, और इस क्रिमिनल ऑपरेशन में जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं इन टीकों की, उनके मालिकों को जो करोड़ों अरबों रुपए भारत की जनता की जो लूट के खा रहे हैं, क्योंकि ये टीके 35,000 करोड़ का बजट इस साल का है। भारत सरकार का जो बजट था 2021-22 का, जो भारत सरकार का बजट है, जो टीकाकरण कोरोना के टीकाकरण पे जो भारत सरकार खर्च कर रही है, वो है 35,000 करोड़ का। तो जिन्हें 35,000 करोड़ तश्तरी में रख के गिफ्ट किए जा रहे हैं जिन कंपनियों को, उन्हीं कंपनियों को ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, जैसे कि वो भारत की जनता को के लिए कोई बहुत बड़ा एहसान उन्होंने किया हो। हम्म। तो ये क्रिमिनल ऑपरेशन के तहत ये काम हो रहा है। और इसलिए हम्म। इसमें जो लोग भी शामिल हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो या सरकारी कोई एंटिटीज हो, वो एक क्रिमिनल काम करने का काम कर रही है, और उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, पद्म भूषण अवार्ड। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये भारतीय गणतंत्र का क्या हाल हो चुका है। और रिपब्लिक डे की आपने बात की, तो रिपब्लिक डे पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अभी की किसी ने, भास्कर रामन नाम के एक रिसर्च स्कॉलर हैं आईआईटी बॉम्बे के। तो उन्होंने कल एक इंटरव्यू में ये कहा कि इस समय रिपब्लिक का हाल क्या है
कि आपकी रिपब्लिक नाम की तो कोई चीज नजर ही नहीं आती, ना तो आपका लेजिस्लेचर, ना आपकी एग्जीक्यूटिव और ना आपका जुडिशरी जो जनता के अधिकारों को बचाने का काम कर रही है, बल्कि उनको रौंदने का काम चल रहा है और उनके ऊपर ये पूरा एजेंडा थोपने का काम चल रहा है। तो रिपब्लिक तो आपकी गायब ही हो गई। अब ऐसी स्थिति में रिपब्लिक डे जो परेड होती है भारत में, यहाँ दिल्ली में जो होती है, न्यू दिल्ली में राजपथ पे, उसमें पूरा जो रिपब्लिक डे का हमारा फंक्शन होता है, उसमें दिल्ली पुलिस का ये ऑर्डर आया कि केवल उन लोगों को पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा जिनके पास ये वैक्सीन सर्टिफिकेट हैं डबल डोज के, और बाकी लोगों को इजाजत नहीं है आने की, उसमें फंक्शन में हिस्सा लेने की। तो उन्होंने कहा कि लोगों के संवैधानिक अधिकार ही खत्म कर दिए कि वो रिपब्लिक डे में भी हिस्सा ले सकें, और यानी रिपब्लिक को खत्म करके दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम रिपब्लिक डे मनाएंगे। तो ये व्यवस्था, ये आयरनी है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि लोगों के सारे राइट्स खत्म करके कि वो सार्वजनिक जीवन में भी नहीं आ सकते। अगर उन्होंने ये जो फार्मा क्राइम सिंडिकेट है, ये जो एक क्रिमिनल गैंग बना हुआ है, उनके ये इंजेक्शन नहीं लगाए तो उनके सारे अधिकार खत्म। वो पब्लिक लाइफ, पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकते, पब्लिक लाइफ में नहीं आ सकते, वो इवन रिपब्लिक डे का फंक्शन भी अटेंड नहीं कर सकते। और ये कहा जा रहा है कि केवल उन लोगों को अलाउ किया जाएगा जिन्होंने ये टीके लगवा रखे हैं और जिनके पास सर्टिफिकेट है। तो ये इस समय हमारा रिपब्लिक डे है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये रिपब्लिक डे आया और चला गया, आपको पता भी नहीं चला। इतनी बुरी स्थिति से हम इस समय गुजर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो हम समझ गए कि हमारे सामने कुछ बहुत बड़ा है जो घटने वाला है और काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में हम जा रहे हैं। तो अब अंत में जाते-जाते कोई सॉल्यूशन की भी बात कर ली जाए कपिल जी। क्या आप सोचते हैं कि क्या सॉल्यूशन आपकी नज़र में है? आपका इतना तजुर्बा है, तो आपके अनुसार क्या कोई उम्मीद की किरण भी बाकी है? देखिए, हमारे हम मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग और भी देश में लोग हैं जो जागरूक हैं, जो इन बातों को डिस्कस कर रहे हैं और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लोगों को भी जागरूक करने का और जानकारी फैलाने का काम। लेकिन हमें भारत में अभी कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नजर नहीं आई है, और ये वजह है कि ये पूरा एजेंडा आगे बढ़ रहा है और लोगों के अधिकार खत्म होते जा रहे हैं। और बहुत जल्द आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरे भारत पे ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, ये जो वैक्सीन सर्टिफिकेट व्यवस्था है, कि आपका ये जीना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी आप अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे जब तक आप कंप्लाई नहीं करते। इनको कंप्लायंस चाहिए। ये जो साइंस आप पे थोपी गई है, साइंस का कोई मतलब नहीं है, फेक साइंस है। ये कोई 100% फेक साइंस है, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब सिर्फ एक बात से है, कंप्लायंस से। वो चाहते हैं कि आप कंप्लाई करें, जो भी आपको आदेश दिए गए हैं आप उन आदेश का पालन करें। ये व्यवस्था है जो लोकतंत्र को खत्म करके एक फैशिज्म या तानाशाही को थोपने की। तो ये आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे भारत पे लागू होने वाली है। अभी कुछ इलेक्शन वगैरह का बना हुआ है माहौल, इस वजह से शायद कुछ रुके हुए हैं, अदरवाइज ये विद इन वीक्स मुझे लगता है कुछ ही हफ्तों में ये लागू हो जाएगी पूरे भारत में। तो इसलिए भारत के लोगों को बहुत जल्द रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। जितने भी लोग जो इसको समझना शुरू कर दिया है, उनको आंदोलित होके रेजिस्ट करने की जरूरत है। जितने वो इस जानकारी को फैला सकते हैं फैलाएं, जितने वो संगठित होके कुछ कर सकते हैं तो वो करें, रेजिस्ट करें। और रेजिस्ट करने के वो जो तरीके निकालें वो उनकी मर्जी है कि क्या कपिल तरीके जी, वो निकालना चाहते हैं। तो मैं जैसे कि आप जानते हैं मैं हरियाणा से वास्ता रखता हूँ। तो हरियाणा से होने के नाते आप हरियाणा वालों से क्या कुछ स्पेशल उम्मीद करते हैं इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए? क्या संदेश देना चाहेंगे? हरियाणा में अवेयरनेस का लेवल बहुत ही बढ़िया है, शायद देश में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा जो लेवल है, स्तर है जानकारी जागरूकता का, वो आपको हरियाणा में ही मिलेगा। और इसकी वजह यह है कि हरियाणा में किसान आंदोलन, हरियाणा का बहुत बड़ा रोल था किसान आंदोलन में जो 1 साल तक चला।
जिसमें सरकार का जो एजेंडा था एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने का 3 कानूनों के ज़रिए, उसको रेजिस्ट किया गया और सक्सेसफुली रेजिस्ट किया गया। वो 3 कानून वापस लिए गए और हालांकि उसमें मुझे निराशा ये थी कि वो जो आंदोलन था उसका एक बड़ा एजेंडा होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया। तो इसलिए हरियाणा में जो जानकारी का और जागरूकता का जो स्तर है वो बहुत अच्छा है। हरियाणा के अंदर मीटिंग्स भी हो रही हैं, लोगों को गांव-गांव जाके भी जागरूक किया जा रहा है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारे सुशील नरवाल जी से हमारा संबंध 2020 से मेरा रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देवेंद्र बलहारा जो हैं वो मीटिंग्स कर रहे हैं गांव-गांव जाकर। और ये और भी बहुत लोग हैं, विकास सीसर जी हैं। तो इसलिए हरियाणा के अंदर तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में अगर एक आंदोलन खड़ा होता है और हमारी जो पंचायतें हैं गांव की, क्योंकि रूरल एरियाज हैं जहां से बड़ी उम्मीद है, शहरों से उम्मीद कम है, क्योंकि शहरों में 22 महीने से लोगों में अवेयरनेस होने के बावजूद, क्योंकि शहरों में लोगों के पास सारे साधन हैं, इंटरनेट है, ये है वो है, उनको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको रेजिस्टेंस नजर नहीं आती। तो गाँवों से बहुत बड़ी उम्मीद है। और जो रूरल आपके एरियाज हैं हरियाणा में, वहां पे अगर लोग इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को और इस एजेंडा के खिलाफ खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है पूरे देश में ये आंदोलन फैल सकता है। तो ये मेरी उम्मीद है हरियाणा से, जहाँ पे लोगों का लेवल बहुत ही अच्छा है, और वहां पे एक बड़ा आंदोलन अगर खड़ा होता है तो मुझे लगता है ये आंदोलन की आग जो है ये और स्टेट्स में भी फैलेगी। चलिए कपिल जी, आज का समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मीटिंग मैं आपसे बहुत ही जल्द करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि अगला जो हमारा फोकस रहेगा वो किसान भाइयों पे रहेगा। हम उनको ये जागरूक करना चाहेंगे कि आने वाले समय में फार्मिंग विदाउट फार्मर्स कैसे की जाएगी, इसका पूरा ढांचा उन्हें समझाना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगता है इसमें एक आपकी बहुत ही अहम भूमिका होने जा रही है। तो आपका इस कमिटमेंट के साथ, आपके इस वचन के साथ कि आप दोबारा हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आएँगे और अगला जो विषय रहेगा वो फार्मर्स के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे। इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, नमस्कार।